हेलो बच्चों, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द एस्पिरेंट जो जेई 2027 में अपीयर होंगे। जेई 2027 में अपीयर होंगे मतलब जो बच्चे अभी 10th में पढ़ रहे हैं, अगले साल 11th में एडमिशन लेंगे, फिर 12th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 2027 में देंगे और साथ में आईआईटी जेई का एग्जाम भी देंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हो सकता है कि जो भी आप गलतियां करने वाले हो, जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, उन गलतियों से आप बच जाओ और आपका जो रैंक है वो बहुत अच्छा है, आपके पोटेंशियल के हिसाब से आए और आपको किसी भी तरह का कोई कॉस्ट पे ना करना पड़े। तो जो भी ये पूरा वीडियो है पूरा 1 डेढ़ घंटे का, उसको लास्ट तक देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है मोहित त्यागी और मैं आईआईटी दिल्ली से मैंने बीटेक किया हुआ है। पिछले 23 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ और इसमें 1 डेकेड से ऊपर मैंने कोटा में भी पढ़ाया है। तो मेरे को लगभग हर तरह के बच्चों को की जर्नी को देखने का मेरे को सौभाग्य मिला है। तो उसमें जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने बच्चों के अंदर देखा है कि क्या क्या यूजली गलती करते हैं, क्या उनके प्लस पॉइंट होते हैं, क्या माइनस पॉइंट होते हैं, उसी अनुभव के आधार पे आई विल लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू सो दैट यू आर ऑलरेडी इक्विप्ड कि आप क्या क्या आगे गलतियां करने वाले हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके हाथ में नहीं है, बट जिस चीज़ के बारे में अगर आपको पता हो तो आप पहले से ही सजग रहते हैं। तो वहां पे उन डिफिकल्टीज को यू विल बी एबल टू फेस इन ए मच बेटर वे और जो भी आपका पोटेंशियल है उसके हिसाब से आपकी बेस्ट पॉसिबल रैंक है। तो दिस वीडियो इज फॉर आईआईटी जेई 2027 एस्पिरेंट डूज एंड डोंट्स ऑफ द जेई प्रिपरेशन। मतलब कुछ बच्चों ने 9-10 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, या फिर कुछ बच्चों ने अभी स्टार्ट करने वाले होंगे, या फिर कुछ लोग 11th में अप्रैल से स्टार्ट करेंगे जब उनका 10th का बोर्ड वगैरह खत्म हो जाएगा। तो सभी बच्चों के लिए दिस इज गोइंग टू ए वेरी यूजफुल वीडियो। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे कि इस वीडियो का फ्लो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम छोटा सा इन्फॉर्मेशन देंगे कि जे एग्ज़ाम क्या है उन लोगों के लिए जिन बच्चों को अभी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, उन्होंने पता नहीं है। तो उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर थॉट्स कि प्रिपरेशन करते समय बहुत सारे मिसकंसेप्शन हो सकते हैं बच्चों के दिमाग में, बहुत सारे ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे लोगों ने यूजली पापा के फ्रेंड्स हो सकते हैं और अंकल टाइप लोग हो सकते हैं और सीनियर हो सकते हैं जिन्होंने कुछ कुछ बातें बोली हों और जिसकी वजह से काफ़ी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है पता नहीं ये बात सही है या ये बात सही है। तो फूड फॉर थॉट्स भी वी विल डिस्कस। फिर थर्ड थिंग, इफ़ यू वांट टू गिव योर प्रिपरेशन बेस्ट शॉट, तो टीम कंपटीशन आपकी क्या हेल्प कर सकता है। तो हमारा एक आइकॉनिक बैच है प्रथम स्टार, जिसने पास्ट में भी बहुत सारे अच्छे रिजल्ट दिए हैं, स्पेक्टेकुलर रिजल्ट दिए हैं, और जो बच्चे का जो भी पोटेंशियल होता है हम चाहते हैं कि उसके उस पोटेंशियल के हिसाब से ही रैंक आए, कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो उसके बारे में वी विल डिस्कस। देन वी विल डिस्कस कि हु शुड स्टार्ट प्रिपरेशन नाउ। मतलब अभी जो बच्चे अभी ऑलरेडी 10th में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कौन बच्चे हैं जिनको अभी से प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करते हैं उनको फायदा होगा। देन वी विल डिस्कस अबाउट कोर्स फीचर और प्रथम स्टार जो टीम कंपटीशन का कोर्स है, उसमें क्या क्या कोर्स फीचर है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, उसके बारे में वील डिस्कस। देन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वील डिस्कस डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रिपरेशन कि किस किस चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए, कहाँ कहाँ पे पिट फॉल्स आएंगे जहाँ पे आप गलती कर सकते हो, उनके बारे में वी विल डिस्कस। एंड लास्ट में वी विल डिस्कस वाई कंपटीशन। वाई कंपटीशन मतलब कंपटीशन से प्रिपरेशन करने में आपके पास क्या क्या एज होगा, उसके बारे में वी विल डिस्कस। इसके बाद एक पॉइंट और है कि आज की डेट में ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, वो वाला पॉइंट भी हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन में प्रिपरेशन करने के क्या क्या फायदे हैं या फिर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उनके बारे में वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अबाउट जेई एग्जामिनेशन। तो जेई इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जॉइंट का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एक तो सबसे पहली लीग में आता है आते हैं आईआईटी, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो लगभग 23-24 हैं। उसके बाद जो सेकंड, जिसको हम बोल सकते हैं कि सेकंड नंबर पे जो आते हैं, वो एनआईटीज आते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो हर राज्य का अपना एक एक है। तो जैसे राजस्थान का जयपुर में है, यूपी का इलाहाबाद में है, हर स्टेट का एक एक, जिसको बोल सकते हैं उस स्टेट का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट, मतलब रफली बोल सकते हैं उस तरह के इंस्टीट्यूट आगे। फिर उसके नीचे भी बहुत सारे ट्रिपल आईटीज होते हैं, जीएफटीआईज होते हैं, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो जेई एग्जाम के थ्रू ही अपना एडमिशन लेते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे किया था पहले। तो क्या होता था, अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन देना पड़ता था, तो बच्चे का बहुत ज़्यादा टाइम एंड मनी वेस्ट होता था। तो उन सभी को एक अम्ब्रेला के अंदर लाने की कोशिश की गई है, और इस एग्ज़ाम के द्वारा आज की डेट में हम ये बोल सकते हैं कि जो भी मेजर गवर्नमेंट वाले जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और काफ़ी प्राइवेट जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वो जेई स्कोर से ही एडमिशन लेते हैं। तो ये जो जेई है वो भी दो स्टेज में होता है। पहला है जेई मेंस एग्जामिनेशन। ये एक 3 घंटे का ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हो गया। ये साल में 2 बार होता है। पहला जनवरी के आसपास होता है और
जनवरी के आसपास होता है, मतलब जनवरी के आसपास नहीं, जनवरी में ही होता है वो, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक या थर्ड वीक में हो सकता है। फिर एक दूसरा जेई मेंस का ही एग्जामिनेशन होता है अप्रैल में, अप्रैल लगभग 10 अप्रैल के आसपास होता है। ये दोनों ऑप्शनल होते हैं, मतलब बेस्ट ऑफ टू होता है, कोई बच्चा दोनों देना चाहे दोनों दे सकता है, उसमें जो भी स्कोर उसका बेटर आएगा वो कंसीडर किया जाता है, या कोई बच्चा केवल पहला दे दे, केवल दूसरा दे दे, तो अगर एक ही एग्जाम दे रहा है तो उसी का स्कोर कंसीडर होगा। तो इसका जो रिजल्ट आता है उसके थ्रू हम एडमिशन एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है अगर आप एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो। जो मैंने बोला कि सेकंड लेवल पे जो इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं इंडिया में, जो फर्स्ट लेवल पे आईआईटीज आते हैं, आईआईटीज क्या करते हैं, अपना एक सेपरेट एग्जामिनेशन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड जेई एडवांस्ड एग्जामिनेशन। बट इस एग्जामिनेशन के लिए ये जो मेंस वाला एग्जामिनेशन है, ये बेसिकली एक फिल्टर का काम करता है कि मेंस एग्जामिनेशन के यूजली वो पहले 1.5-2 लाख बच्चों को क्वालिफाई करते हैं, मतलब वो 1.5-2 लाख बच्चे क्वालिफाई होते हैं ये एग्जाम देने के लिए, सबके लिए अवेलेबल नहीं है, इसी चैनल के थ्रू आना पड़ता है। उसके बाद जेई एग्जाम अपना मतलब आईआईटी जेई एडवांस का अपना एक एग्जाम होता है, उसमें 3-3 घंटे के 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में पेपर होते हैं, पहले में भी पीसीएम आता है, दूसरे में भी पीसीएम आता है। अच्छा, मेंस जो एग्जामिनेशन है उसमें भी पीसीएम ही आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तीनों की वेटेज बराबर होता है, एडवांस में भी वेटेज बराबर होता है, मेंस में भी वेटेज बराबर होता है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, मतलब आपको कुछ लिखना नहीं है। और ये जो जेई एडवांस एग्जामिनेशन है ये आईआईटी जो मतलब सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, जैसे आईआईटी दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, और चेन्नई हो गया, पहले मद्रास बोलते थे, कानपुर हो गया, वैसी जो और काफ़ी नई आईआईटीज़ भी, आईआईटी गांधीनगर हो गया, ये ठीक है, रोपड़ हो गया, उन सब में एडमिशन के लिए आपको ये वाला एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जेई मेंस मैंने बता ही दिया। ओके, तो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आईआईटीज के कब कब आपका एग्जामिनेशन आएगा। तो जो भी बच्चा एग्जाम अभी जेई 2027 में देगा तो उसको उसके लिए सबसे पहला एग्जामिनेशन जनवरी 27 में आएगा, जब वो जेई मेंस का फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होगा। फिर वो उसके बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे, ये एग्जाम होने के बाद बोर्ड के एग्जाम देगा, फिर अप्रैल में वो जेई मेंस का सेकंड वाला जो एग्जाम है उसमें अपीयर होगा। उसमें अगर वो क्वालिफाई करता है, दोनों में मिला के जो भी बेस्ट ऑफ टू स्कोर में अगर वो क्वालिफाई करता है, तो मई के लास्ट में या जून के आसपास एडवांस का एग्जामिनेशन होता है, फिर वो वाला एग्जामिनेशन आएगा। तो 27 के लगभग जून तक की जर्नी अब स्टार्ट होने वाली है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर थॉट, मतलब बच्चों को जो मिसकंसेप्शन होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यू विल हैव कंपटीशन विद टॉपर्स ऑफ डिफरेंट सिटीज एंड स्कूल्स। ये मैंने इसलिए बोला कि 10th तक तो बच्चा यूजली क्या होता है, अपने किसी एक शहर में पढ़ रहा होता है, बहुत सारे बच्चे, और ऑलमोस्ट लगभग सारे ही बच्चे क्या होंगे कि अपनी अपनी क्लास में टॉपर होंगे, बचपन से उन्हें फर्स्ट आने की आदत होगी, और उनके लिए दिस विल बी ए वेरी यूजफुल थिंग। बट जब यहाँ पे वो जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब लगातार बचपन से अच्छा स्कोर करना, फर्स्ट जिसे बोलते हैं ना कि फर्स्ट रैंक लेके आगे क्लास में, उससे बंदों के दिमाग में जिसे बोलते हैं ना कि एक मेंटेलिटी बन जाती है कि आई एम ऑलवेज द टॉपर, राइट। तो उन बच्चों को जब वो जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो जेई में जो उनकी क्लास का कॉम्पोजिशन होगा वो बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज और डिफरेंट डिफरेंट क्लास के टॉपर उसी जगह बैठे होंगे। तो फिर जो आपका जो जिस क्राउड के साथ आप कंपीट कर रहे हो उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया होगा, सभी टॉपर हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जिसे हम बोलते हैं कि निराश भी जाते हैं कि पहले तो मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स आते थे, क्लास में हमेशा टॉपर था, यहाँ पे तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, बाकी बच्चे समझ जाते हैं। तो इस तरह की मेंटालिटी के लिए वी शुड बी रेडी। तो इसका मतलब यह है कि हमें कंपटीशन के लिए, फियर्स कंपटीशन के लिए तैयार रहना चाहिए, और इस तरह की चीज़ें आएंगी, हमें सेल्फ डाउट होगा कि क्या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, क्योंकि क्लास में हो सकता है कि कोई बच्चा लगातार फर्स्ट रैंक ला रहा था बचपन से, क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक, यहाँ पे हो सकता है कि 60 बच्चों की क्लास है, उसका 55th नंबर आ रहा है, 56th नंबर आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होंगी डेफिनेटली, क्योंकि अगर मान लिया 50-60 बच्चों की क्लास है तो किसी ना किसी का तो 60th रैंक आएगी आएगी, किसी ना किसी की 55th रैंक आएगी आएगी। एंड उसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने अभी तक अच्छा नहीं किया होगा, एकेडमिकली बहुत अच्छा करने वालों की भी उनके साथ भी ऐसा होगा। इस चीज़ को जरूर हम सोच के चले कि आगे ऐसा हो सकता है। फिर डू नॉट टेक प्रिपरेशन लाइटली। अभी तक तो यूजली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे 10 तक तो क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ब्रेन काफ़ी शार्प होता है, तो क्या है कि पूरे साल मस्ती करते रहेंगे, बिल्कुल एग्जाम से आने से मे भी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले वो लगातार जम के पढ़ लेंगे और उनका एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये ठीक है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स
अब यहाँ IIT JEE में पॉसिबल नहीं, आपको पूरे साल ही लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 1 साल मेहनत करनी है, 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन का लेवल सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और बेसिकली वॉल्यूमनस इतना ज़्यादा स्टडी है कि आपको डेली 8-10 घंटे आपको डिवोट करने ही पड़ेंगे जेई प्रिपरेशन के तरफ, तभी जाके यू विल बी इन कंपटीशन। क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन का रेशो वो काफ़ी कम है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यूजली 10th बोर्ड में 100 में से 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में लाने वाले कम से कम 3-4 लाख बच्चे होंगे, जो मैथमेटिक्स के अंदर 100 में से 100 मार्क्स ला रहे हैं। अब मैथमेटिक्स मैंने इसलिए लिया है कि PCM में आने वाले बच्चे यूजली ऐसे ही बोलते हैं कि मेरा मैथ्स अच्छा है तो मैं इधर ले लेता हूँ। अब वो जो 3-4 लाख बच्चे हैं, मतलब 100 में से 100 में से कोई 200 मार्क्स तो ला ही नहीं सकता। वो तो मतलब एक्सट्रीम हो गया परफॉर्मेंस का, कि इससे ज़्यादा तो बेटर हो ही नहीं सकता। बट IIT के अंदर जो मेन IITs हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो लगभग 15-16 हज़ार हैं। और हमें कोई अगर मान लिया ढंग की ब्रांच ढंग की IIT में चाहिए तो हमारी रैंक 10,000 के अंदर होनी चाहिए। तो अब तुम ये सोच लो कि उस 10,000 रैंक के अंदर लाने आने वाले जो बच्चे हैं, ये ठीक है, उसके वो जो 100 में से 100 मार्क्स लेके आए हैं वो सारे के सारे नहीं आ सकते। उनमें से भी जिसको बोलते हैं कि 2-3% ही बच्चे ही इसके अंदर आ पाएंगे, अगर एग्जैक्टली वो भी आ जाए। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जिन्होंने चीज़ों को समझ समझ के पढ़ा होता है, कि जिसका 85 मार्क्स आया भले ही 10th में मैथमेटिक्स के अंदर, बट वो तो आपको पता लगेगा यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है, ये ठीक है, यहाँ पे वो उस बंदे को बीट कर रहा है जो 100 में से 100 मार्क्स लेके आया है। क्योंकि हो सकता है कि जो 100 में से बोर्ड में मार्क्स लाना इज ए डिफरेंट टेक्निक जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे तो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस होता है। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि इन ऑल द प्रोबेबिलिटी यू विल गेट ए न्यू क्वेश्चन जो आपने पहले से नहीं देख रखा था। बोर्ड में तो काफी कुछ ऐसा होता है, पिछले 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर कर लो तो उससे हमें बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि कैसा पेपर आने वाला है। यहाँ पे तो टोटली क्वेश्चन नए फ्रेम होते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग पे फुल जोर होता है। तो जिसने अभी तक समझ समझ के पढ़ा है, भले उसके मार्क्स कम आते हो, जिसको रटना भले ही कम पसंद हो, बट जिसने भी समझ के पढ़ा है उसको यहाँ बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो फियर्स कंपटीशन होगा, मैं इसलिए बार बार इस चीज को बता, मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट ऑफकोर्स जो ट्रू है वो जो ट्रुथ है वो मैं बता रहा हूँ। वी शुड बी मेंटली रेडी फॉर दिस। तो इसी के लिए मैंने ये बोला कि बहुत सारे बच्चे शुरू में लाइटली लेते कि ठीक है, हो जाएगी प्रिपरेशन, अभी तक भी तो हो ही रही थी। बट यहाँ पे क्या है कि जो थ्योरी वाला पार्ट है वो तो देखो पिछले 15-20 या 30 सालों में चेंज नहीं हुआ है, वो तो मोरलेस वही है। बट एवरी ईयर बिकॉज जेई में नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये ठीक है, नई मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो एवरी ईयर समथिंग विल बी एडेड इनटू द सिलेबस, ये ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। जो लास्ट ईयर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया होगा, हम इस साल उस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे पढ़ाते समय। तो अगर 20 साल में ऐसा हो रहा है और हर साल मान लिया 30-40 क्वेश्चन ऐड होते जा रहे हैं अलग अलग टाइप के, तो वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इवन इफ थ्योरी इज सेम, तो भी क्योंकि टाइम इज ऑल्सो ए फैक्टर के पेपर के अंदर हमें लिमिटेड टाइम के अंदर ही परफॉर्म करना है, तो कुछ चीज़ों को हमें पहले से अगर हमने प्रैक्टिस कर रखी है तो वहां बैठ के सोचने में जो टाइम लगेगा वो हम टाइम कट कर सकते हैं अगर हमने प्रैक्टिस पहले से उसकी कर रखी है। तो इसलिए खूब जम के प्रैक्टिस कराई जाती है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की। तो मेन गेम यहाँ पे डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग का भी है और वॉल्यूम का भी है। तो वॉल्यूम का मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपको लगातार 2 साल तक काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और अगर कोई बच्चा मान लिया शुरू में 2 महीने वेस्ट कर देता है, तो फिर उसका जो प्रिपरेशन है, जो उसका पोटेंशियल है, उसके हिसाब से उसका रैंक नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो ही गया होगा, क्योंकि बाकी लोगों तो नहीं किया होगा। जो बाकी लोग उसके कंपटीशन में हैं उन्होंने तो 2 महीना वेस्ट नहीं किया होगा। बट ऐसा ही होगा कि शुरू करने वाले, या जिसको हम बोलते हैं कि टॉप 10,000 में रैंक लाने वाले, जो हम बोले कि ये पोटेंशियल कैंडिडेट है, तो वो पोटेंशियल कैंडिडेट में भी 2 लाख हैं, वो भी मे भी 3 लाख बच्चे हैं जो उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वहां तक जाने का। बट ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स क्या होगा, कुछ कुछ बच्चे उसमें से हटते चले जाएंगे, प्रिपरेशन में से खत्म होते चले जाएंगे। वो अपनी गलतियों की वजह से, कोई किसी ने किसी तरह की गलती कर दी, किसी ने लाइटली ले लिया, कोई अनफॉर्चुनेटली बीमार पड़ गया 3-4 महीने के लिए, तो उसकी प्रिपरेशन डीरेल हो गई। तो ऐसा करते करते लास्ट में क्या बचेगा कि 25-30 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जो रियल फाइट देने वाले होंगे, उनमें से 10,000 बच्चे सेलेक्ट होकर मेन IIT में जाएंगे। तो इसलिए दिस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर थर्ड पॉइंट इज माई एक्स सब्जेक्ट इज वेरी गुड। तो बहुत सारे बच्चों को जैसे यूजली 10th तक बच्चे ये बोलते हैं कि मेरा मैथ तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आके आपको 11th में आपको पता लगे कि मैथ में मेरे 100 में से 20 मार्क्स आ रहे हैं, 18 मार्क्स आ रहे हैं, तो दैट इज फाइन।
सब्जेक्ट अच्छा होने का मतलब क्या है कि अगर मैं केवल उसको मार्क्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश करूं तो दैट इज नॉट द राइट वे, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि बोर्ड के जो मार्क्स है दे आर नॉट द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमें कितना सब्जेक्ट समझ में आता है वो हमें 11th में आके पता लगेगा। ये ठीक है, अब ये मेरा बोलने का ये भी पर्पज है कि इट इज फाइन कि अगर कोई बच्चा इस ये सोच के रहा है कि मेरी तो फिजिक्स बहुत अच्छी है, अब मालूम पड़ा उसने जब जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो फिजिक्स में उसे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो दिस इज ए नॉर्मल थिंग, वी शुड नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। अगर आप सिस्टमैटिकली मेहनत करोगे, लगातार मेहनत करोगे तो वो सब्जेक्ट धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को ऐसा लगे साइकोलॉजिकली कि मेरे को यही सब्जेक्ट तो सबसे अच्छा लगता था, इसी में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे तो बाकियों में क्या होगा, ऐसे डिप्रेशन में हम बैठ जाएं, मेहनत करना छोड़ दें। अगर आप मेहनत करना छोड़ दोगे तो उसी दिन आपका रिजल्ट डिसाइड हो गया कि गया। बट अगर आप लगातार मेहनत करते रहोगे तो डेफिनेटली देयर इज ए होप कि आगे चल के इंप्रूवमेंट होगा, एंड डेफिनेटली होगा। कोई बच्चा कंसिस्टेंट है, जो मैंने भी बोला था कि 3-4 लाख बच्चों के अंदर पोटेंशियल है, बट प्रिपरेशन करते करते जब लास्ट के 2 साल बाद जब एग्जाम के आसपास आएंगे तो हार्डली 25-30 हज़ार बच्चे फ्रेम में बचेगा जो रियल कॉम्पीट कर रहा होगा। उसका रीजन ये भी होता है कि बहुत सारे बच्चे बीच में हार मान लेते हैं, इवन इफ दे हैव द पोटेंशियल, बट उनके अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं है, उनके अंदर वो परसीवियरेंस नहीं है कि लगातार इतने दिनों तक मेहनत किए जाए, खींचे जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, उन्होंने थोड़े दिन मेहनत किया, रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने छोड़ दिया। तो इन्हीं सब चीजों को जब आप इन सब चीजों पे वर्क करोगे, लगातार फेलियर होता जा रहा है, फिर भी आप लगातार मेहनत करते जा रहे हो, ये सब चीजें प्रिपरेशन के दौरान होगा, हर बच्चे के साथ होगा किसी ना किसी लेवल पे। ये ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर डेफिनेटली, बट मोस्ट ऑफ द 99.99% बच्चों के साथ ऐसा होगा कि वो लगातार मेहनत करे फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। अब उसमें जिसने छोड़ दिया उसका रिजल्ट वहीं खत्म हो गया, बट जो लगातार मेहनत करता रहा, वो ऐसा भी हो सकता है बच्चा 1.5-1.5 साल तक मेहनत करता है फिर भी रिजल्ट नहीं आता, और लास्ट के 1-2 महीने में सडनली उसके मार्क्स बहुत अच्छे आना चालू हो जाता है, क्योंकि जो उसने पीछे से मेहनत की होती है उसी के बेस पे ही कैन बिल्ड हिज प्रिपरेशन। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी यूजुअल, हर साल होता है, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। फोकस और अंडरस्टैंडिंग, जैसा मैंने बोला कि अभी तक क्या था कि रट के काम चल जाता था, चीज़ों को विदाउट समझे हुए हमारे मार्क्स आ सकते थे। अभी ऐसा नहीं होगा, अभी तो हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें डेफिनेटली ट्विस्ट होगा। इसीलिए आईआईटी जेई आईआईटी जेई है, क्योंकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। वो क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम करेगा कि उसको समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है, आपने रट रखा है समझ रखा है, दोनों फिल्टर आउट हो जाएगा डेफिनेटली। MI लेट, इसका मतलब ये है कि आजकल कुछ कुछ जगह जैसे अवेयरनेस जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ बच्चे 7th 8th 9th 10th से प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, अगर किसी ने सीरियसली प्रिपरेशन मान लिया पहले से स्टार्ट किया तो डेफिनेटली ही हैज़ एन एज ओवर अदर पीपल। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो उस एज को भुना पाता है या नहीं भुना पाता है। बट अगर यूजुअल जो प्रिपरेशन है वो मतलब हम बोलते हैं 11th से ही स्टार्ट करते हैं, तो अगर कोई बच्चा 11th से सिंसियरली डिसिप्लिन वे में पूरे 2 साल मेहनत कर रहा है तो इट इज़ सफिशिएंट। मतलब उससे ज़्यादा हमें टाइम का ऐसा नहीं कि उसमें हो ही नहीं सकता। उसके अंदर भी बच्चा अगर मेहनत कर रहा है, और जैसे मैंने 2 कीवर्ड बोला है कि डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 15 दिन मेहनत की फिर छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ दिया तो गया। तो 2 साल आर सफिशियंट। मतलब ऐसा नहीं कि हम ये सोचे कि जो पहले से स्टार्ट किया है, जिसने 9-10 से स्टार्ट किया है वही अच्छी रैंक लाएगा, ऐसा नहीं है। बट डेफिनेटली जिसने 9-10 से स्टार्ट किया है और उसने उसके पास टाइम ज़्यादा था, तो अगर वो पूरा कंसिस्टेंट रहता है 12 तक तो ही हैज़ एन एज, इसमें कोई डाउट नहीं कि ही हैज़ एन एज। बट आप उससे ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स मेहनत करके उसके बराबर आ सकते हैं। तो लेट वाली चीज़ नहीं है। मतलब अभी 11 से स्टार्ट करके भी आप कोई भी रैंक एस्पायर कर सकते हो, बस उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब डेली 10-12 घंटे स्टडीज़ में देने पड़ेंगे, बाकी जो सोशल लाइफ है वो सब किल हो जाएगी 2 साल के लिए। दिस इज़ फॉर श्योर शॉट। प्रिपरेशन विद विल टेस्ट योर लिमिट, मतलब जैसा मैंने बोला कि बहुत सारी, जैसे हमारे परसेप्शन होते हैं कि नहीं मेरे को तो कोई भी सिचुएशन दे दो मैं तो उसे मेहनत करके बाहर आ ही जाऊंगा। ये जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन है, दिस इज गोइंग टू टेस्ट योर लिमिट्स, बिकॉज आपका जो कंपटीशन है वो एक नॉर्मल एवरेज क्लास के साथ नहीं, आपका जो कंपटीशन होगा सब टॉपर के साथ होगा। वो उन्हीं बच्चों के साथ होगा जिनका डिटर्मिनेशन लेवल इस लेवल का हाई है कि वो लगातार 15-15 घंटे भी पढ़ लेते हैं, और एक एक महीने तक पढ़ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो 15-15 16-16 घंटे पढ़ लेते हैं और लगातार पढ़ लेते हैं। तो उनके साथ डेफिनेटली जब आप कॉम्पीट करोगे तो आपको भी अपने लेवल को रेज करना पड़ेगा, केवल 4-6 घंटे पढ़ के काम नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि वो
पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़ रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, इंटेंसिटी के साथ पढ़ रहे हैं, उनका ब्रेन काफ़ी शार्प काम कर रहा है, तो उस लेवल पे आपको जाके compete करना पड़ेगा। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, जैसा मैंने बोला कि थ्योरी वाला पार्ट तो चलो सेम है, तो बिकॉज वॉल्यूमनस स्टडी है, तो इसलिए स्मार्ट वर्क करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि आज की डेट में क्योंकि वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि कोई बच्चा फिनिश नहीं कर सकता, चाहे वो सिक्स्थ से स्टार्ट कर दे और अपना फुल फ्लैश्ड अगर भी चालू करे, तो भी इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि कोई फिनिश नहीं कर सकता 12th तक। तो उसमें क्या पिक्चर में आता है कि उसके लिए आपके पास राइट गाइडेंस होना चाहिए। तो स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें ये पता होना चाहिए क्या क्या क्वेश्चन करने हैं, कहाँ से क्वेश्चन करने हैं, ग्रेडेड क्वेश्चन होने चाहिए। और वो सब जो चीज़ें हैं वो आपको अगर कोई जैसे टीचर्स अगर आपको बता रहे हैं जिन्होंने ओवर द ईयर्स देखा है कि पेपर कैसे इवॉल्व हो रहा है, और मतलब ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा एक्सपोजर होगा और हमारा मार्क्स बेटर आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर तो इन्फानेट है, तो कितने ज़्यादा, और क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है, मेरे पास ऑप्शन में एक ही क्वेश्चन कर सकता हूँ टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि 1 करना चाहिए या 2 करना चाहिए। इसका आंसर सब बच्चों के लिए सेम नहीं है। मतलब हो सकता है कि एक कैटेगरी ऑफ बच्चों को हम बोलेंगे तू 1 कर, तेरे को ज़्यादा फायदा होगा, दूसरी कैटेगरी ऑफ बच्चे को हम बोलेंगे तू क्वेश्चन नंबर 2 कर, तेरे को उससे ज़्यादा फायदा होगा, डिपेंडिंग अपॉन तेरी रिसेप्टिविटी कैसी है, उनका प्रिपरेशन लेवल क्या है। तो एक बेंच मार्किंग नहीं है, हर बच्चे की जो प्रिपरेशन लेवल है। अब प्रिपरेशन लेवल का मतलब क्या है उसको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे जैसे नहीं समझ में आया होगा। जो जेई में रैंक 1 लेके आता है और जो जेई में 10,000 रैंक पे होता है, आप ये मान सकते हो उनके जो मार्क्स है उसमें 50% से भी ज़्यादा का डिफरेंस होता है। मतलब जो जेई रैंक 1 आया होगा, टॉप 10 वाले, मान लो रैंक 1 छोड़ो, टॉप 10 वाले बंदों का अगर एवरेज मार्क्स एक्स आया होगा, तो जो 10,000 जिसकी रैंक होगी उसका मार्क्स x/2 होगा, उससे भी कम होगा। ये इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर हम इसको सोचे ना कि इसका फर्क क्या पड़ता है, इस बात का मतलब ये है कि जो बच्चा 8-10 हजार पे फाइट कर रहा है, ही कैन नॉट कंपेयर हिमसेल्फ विद द टॉपर, क्योंकि वो जिस रेंज में फाइट कर रहा है वो सोच रहा होगा मैं 130 से 140 मार्क्स कैसे ले जाऊं। टॉपर सोच रहा होगा कि मैं 320 से 330 मार्क्स कैसे ले जाऊं। दोनों की मेंटालिटी में हेल एंड हेवन का डिफरेंस है, तो दोनों जो क्वेश्चन सेट को जो प्रैक्टिस करेंगे वो बिल्कुल अलग अलग होगा। अब इसी को हम पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि 500 रैंक वाला, 5000 रैंक वाला, 3000 रैंक वाला, 7000 रैंक वाला, या कोई बच्चा 20,000 रैंक पे बैठा है उसको 10,000 रैंक के आसपास आ रहा है। तो इन सब के जो गिवन टास्क होगा वो बिल्कुल अलग अलग टाइप का होगा, एक बेंचमार्क नहीं हो सकता। तो स्मार्ट वर्क का मतलब ये था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि मैं जो काम करूं वो उससे मेरे को फायदा हो। ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं कि मैंने 10 घंटे काम किया, बट उसमें मेरा जो मेरे को इनपुट मिला उस वर्क से वो एक ही घंटे का मिला, मेरे 9 घंटे ऐसे वेस्ट हो गए। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन गेट यूज टू लो मार्क्स एंड रैंकिंग, ये मैंने पहले ही बोला कि प्रिपरेशन में जैसे जो बच्चे थ्रू आउट टॉपर होंगे उनको बहुत ज़्यादा सेटबैक लगेगा। ये ठीक है, शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा लगता है उनको, बट दे हैव टू डील विद इट। तो अगर आप लगातार मेहनत करोगे और जिसे बोलते हैं कि हिम्मत नहीं हारेंगे, तो डेफिनेटली आगे चल के इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जो मैंने बोला कि मेन फैक्टर जो होता है कि पहले 2-3 लाख बच्चे पोटेंशियल वाले थे, वो घट घट के 25-30 हज़ार बच्चे बचते हैं जो फाइट में, रियल फाइट में बचते हैं। उनका मेन जो डिफरेंस होता है उनके अंदर, वो कंसिस्टेंसी का ही होता है, परसीवरेंस का ही होता है कि आप लगातार कितनी मेहनत कर सकते हो, और आपके अगेंस्ट हो तो भी। मतलब प्रैक्टिस डिसीजन का मतलब जगह यहाँ पे प्रैक्टिकल डिसीजन होना चाहिए कि जो भी हम डिसीजन लेने जा रहे हैं कि मतलब मेरे को प्रिपरेशन अभी करनी है, बाद में करनी है, कितने घंटे मेरे को पढ़ना चाहिए, ये सब प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो आपका डिसीजन मेकिंग है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। आइडियल, जैसा मैंने बोला कि सभी के लिए एक जैसा बेंचमार्किंग नहीं है, सभी के लिए अलग अलग टाइप की चीज़ें, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिसेप्टिविटी कैसी है, आपको पहले एक्सपोजर कितना है, प्रिपरेशन करते समय आपकी प्रिपरेशन किस रैंक बैंड में है, उसके हिसाब से डिसीजन लेने पड़ते हैं। ना कि मैं किसी दूसरे बच्चे को देख के मैं कुछ करना चालू कर दूं, हो सकता है वो जो काम कर रहा हो वो उसके लिए फ्रूटफुल हो, मेरे लिए फ्रूटफुल ना हो। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके लिए आपका 2 साल का प्रिपरेशन है, दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड। उसमें हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक महीना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वैसे कि एवरी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई शुड नो कि उसमें मेरी बेस्ट आउटपुट कैसे आए, मेरे को वो सब पहले से ही पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बैठ के 10 दिन कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं,
फिर वो फेल हो गया कि दिस इज नॉट वर्किंग, इससे मार्क्स मेरे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो जो 10 दिन का लॉस होगा ये, ठीक है, दैट विल हार्म यू इन सम वे डेफिनेटली। क्योंकि आईआईटी में क्या होता है कि आईआईटीज के अंदर भी, आईआईटी जैसे मैंने बोला कि प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, बट उसके अंदर भी जो 20-25 इंस्टीट्यूट है उनमें भी एक रैंकिंग है, ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। फिर एक आईआईटी के अंदर मान लिया 10 ब्रांचेस हैं, तो उन ब्रांचेस में भी रैंकिंग है, ये ब्रांच 1 है, ये ब्रांच 2 है, ये ब्रांच 3 है, ये लास्ट ब्रांच हो गया। तो जो आपकी रैंक आएगी उस रैंक के हिसाब से आपको आईआईटी और ब्रांच अलॉट होगा, मतलब उसके कॉम्बिनेशन अलॉट होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मान लिया किसी बच्चे का पोटेंशियल 2000 रैंक लाने का था और वो कुछ कुछ गलती करके मान लिया 6000 रैंक ले आए, तो किसी लेमैन को बताएंगे तो दोनों को लगेगा कि दोनों ही सेलेक्ट हो गए, बट उसको अपने अंदर से पता होगा कि मेरा 2000 रैंक लाने का पोटेंशियल था, तो मेरे को इस आईआईटी में ये वाली ब्रांच मिल सकती थी। और ब्रांच मिलने का मतलब क्या है कि आपका जो प्रोफेशनल कैरियर है 25-30 साल का, वो उसी पे डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाते हो। फील्ड मतलब ब्रांच, कि इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, सिविल है, क्या है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो 2 साल है, ये इसमें केवल ये नहीं कि आईटी 1-2 ऊपर नीचे होगी तो क्या फर्क पड़ता है, या फिर ब्रांच 1-2 ऊपर नीचे होगी तो क्या फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये ठीक है, मेडिकल में यूजली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेडिकल में आप एमबीबीएस कर लो, अगर आपके पास नॉलेज है तो है ही, सेम जैसी चीज ही है, और इंटरनेट के जमाने में आप सब कुछ सीख सकते हो। बट यहाँ पे तो ब्रांच ऑल्सो मैटर्स, उसी के ऊपर आपका कैरियर डिपेंड करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों ही पता होने चाहिए, और हमारा जो डिसीजन है वो इमोशनल नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, ताकि मेरे को बेस्ट फायदा मिले। ठीक है। देन नेक्स्ट इज, जो बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं और कंपटीशन की हेल्प से करना चाहते हैं, तो उसमें पहले तो फ्री वाला क्या रिसोर्स है कि कंपटीशन का एक यूट्यूब चैनल है, जो बच्चे फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, ठीक है, और जो मतलब कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने अपना एक चैनल है, यूट्यूब चैनल मोहित त्यागी, उस पर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रखा है। अब फ्री का नाम सुन के बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो कमी होगी, बट ऐसा नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। आपको कोई भी रैंक, अगर आप ये चाहते हो कि मैं 100 के अंदर रैंक आ जाए, तो उसके लिए मटेरियल है, डेफिनेटली सारा मटेरियल है उसमें। खूब एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए गए हैं, और पिछले 10 सालों में बहुत सारे बच्चे उस मटेरियल को पढ़ के बहुत अच्छी रैंक लाए हुए हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी थी। बस यहाँ पे क्या होगा कि आपको थ्योरी वाला पूरा पार्ट मिल जाएगा वीडियोस के थ्रू। जो आपको करना पड़ेगा एडिशनली इसके अलावा, कि आपको कोई एक टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी, ये ठीक है, टेस्ट सीरीज यूजली ज़्यादा कॉस्टली होता नहीं, आराम से आपको मिल जाएगा। कंपटीशन की भी टेस्ट सीरीज है, ताकि आपको बार बार टेस्ट दे, क्योंकि टेस्ट देने से भी मेरे को पता लगता है कि मैं क्या क्या गलती करता हूँ एक्चुअल पेपर में, फिर उनको हम अगर सही कर ले तो एक्चुअल एग्जाम में मेरा अच्छा मार्क्स आएगा। दूसरा, फिर थ्योरी तो हमने पढ़ ली, बट फिर प्रैक्टिस के लिए मटेरियल क्या होगा, तो उसके लिए भी आपको कुछ डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल आता है यूजली, डीएलपी जिसको हम बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट का, कंपटीशन का भी आता है, आप वो भी ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, या कोई बुक भी ले सकते हो, ठीक है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू शुड बी हाईली डिसिप्लिन एंड मोटिवेटेड, ये ठीक है। वैसे इस चैनल पे टाइम टू टाइम हम गाइडेंस के वीडियो भी डालते रहते हैं कि यूजली क्या क्या पैटर्न रहा इस पर आईआईटी का, इस तरह की चीज़ें बताते रहते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहेगी। बट ये जो डिसिप्लिन और मोटिवेशन वाली चीज़ है, ये तो आपके अपने अंदर ही होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छा कर पाएंगे, ये ठीक है। अदरवाइज हमने अपना सारा काम कर दिया है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन है, तो आप कोई भी रैंक अचीव कर सकते हो इस चैनल के द्वारा। ये तो हमारा हो गया फ्री ऑप्शन। जो बच्चे वेल टू डू हैं या जिनको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली दे शुड गो फॉर सम कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिकॉज उससे क्या होगा कि कुछ बच्चे ऐसा है कि वेल टू डू होने के बाद भी जिनको फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर भी ये सोचते हैं कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर लूंगा इसी हैंगओवर में, कि 10 तक तो मैं टॉपर था और इस तरह की चीज़ें। फिर वो 1-2 महीने तक जब करते हैं, उन्हें समझ में आता है कि नहीं, दिस इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। फिर वो किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, तो वो जो 1-2 महीना जो वेस्ट हो गया उनका, वो तो फिर वेस्ट हो ही गया। और वेस्ट होने का मतलब ऐसा हो सकता है कि फिर जो उसका रैंक, जो अभी मैंने बोला कि 2000 रैंक लाने का पोटेंशियल हो, वो घट के उसका 4000 पे, 5000 पे आ जाए, तो वो कॉस्ट तो उसको पे करनी पड़ेगी। तो जो बच्चा वेल टू डू है, मतलब जिसको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है, ही शुड सीक सम गाइडेंस, उससे डेफिनेटली उसके नंबर ऑफ आवर्स बचेंगे। अब ऐसा भी होता है कि कभी कभी कि मान लिया हम एक क्वेश्चन पे अटके पड़े हैं, मेरे को 3 घंटे लग गए ये सोचने में कि वो क्वेश्चन कैसे सही होगा। टीचर के थ्रू हो सकता है कि टीचर ने उसको 2 मिनट में बता दिया होता, तो हमारे सो मेनी नंबर ऑफ आवर्स विल बी सेव्ड। और जैसा मैंने बोला कि प्रिपरेशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूमनस है,
तो स्मार्ट स्टडी इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो टीम कंपटीशन इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसे बच्चों के लिए जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब जो 10th में पढ़ रहे हैं और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी अगर हमको 1-2 महीना एक्स्ट्रा मिलता है तो डेफिनेटली उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है वो भी अभी हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे। तो जो बैच का नाम है दैट इज प्रथम स्टार 25-26। बेसिकली जो प्रिपरेशन होगा वो आप 11th में भी करोगे, 12th में भी करोगे। तो दो पार्ट हो गए प्रिपरेशन के, एक 11th वाला पोर्शन हो गया, एक 12th वाला पोर्शन हो गया। 11th और 12th वाला जो पोर्शन में बोल रहा हूँ वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, नॉट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी ये जो बैच है वो 11th वाले पोर्शन के लिए, तो 12th वाले पोर्शन के लिए आप 26 में वापस एडमिशन लोगे। ठीक है, तो इस बैच दिस इज फॉर 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट। जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो 19 दिसंबर से ये स्टार्ट होगा। एंड डेट जो होगा क्लासेस वो नवंबर 25 तक चलेगा, क्योंकि हम पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। तो नवंबर 25 तक जब बच्चा ऑलरेडी 11th में ही होगा तब तक हमारे 11th वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम 12th स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जिस बच्चे ने अपना 11th पहले स्टार्ट कर दिया तो ऑफकोर्स वो 12th भी अपना पहले स्टार्ट करेगा, ताकि उसके पास लास्ट में जब उसका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद भी उसके पास एम्पल टाइम होगा रिवीजन करने के लिए और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि उसका चांस और अच्छा हो जाए अच्छी रैंक लाने का। ठीक है, तो अच्छा ये दो तरह की चीज़ हैं कि एक तो जो क्लासेस होगी वो बेसिकली शेड्यूल्ड क्लासेस आएंगी आपको। तो वो जो क्लासेस शेड्यूल्ड होगी वो तो नवंबर तक होगी, बट उसमें क्या है कि कुछ बच्चे हो सकता है कि वो बोले कि मेरा तो 1 महीने का छूट गया। तो इस बैच का एक्सेस हम 31 मार्च 2026 तक देंगे। मतलब आपके पास वीडियोस वगैरह सब अवेलेबल रहेगा मार्च तक। क्लासेस जो शेड्यूल होती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की वो नवंबर तक होगा। ठीक है, अच्छा इसमें जो बच्चा हमारे साथ 12th में भी कंटिन्यू करेगा ये, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे कि ये वाले बैच का एक्सेस फिर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अगले साल, ताकि जब वो 12th में पढ़ रहा होगा और वो 11th में अगर कुछ रेफर करना चाहे तो फिर ये वाला जो एक्सेस है, अगर वो 12th में हमारे साथ कंटिन्यू करता है तो फिर ये वाला एक्सेस उसको लगभग 27 के जून तक रहेगा, जब तक आईआईटी का फाइनल एग्जाम नहीं होता है तब तक उसके पास रहेगा। अच्छा जो कोर्स की फीस है वो अभी भी इतनी है 26,900। तो इस बैच के लिए वो चेंज नहीं है अभी, इसी प्राइस पे लास्ट ईयर वाले प्राइस पे ही यू कैन टेक एडमिशन। कोर्स कवर्ड इज 11th क्लास सिलेबस, जैसे मैंने बोला। आप मोटा मोटा ये मानो 11th और 12th का जो सिलेबस है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक कुछ पार्ट 11th में कवर होगा, कुछ 12th में कवर होगा। अब इसमें एग्जैक्ट वो 1-to-1 चीज नहीं है जैसा बोर्ड के साथ होता है, क्योंकि बोर्ड वाले चैप्टर की सीक्वेंस कुछ अलग रखते हैं, जेई में कुछ अलग रहती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा माइनर डिफरेंस ही रहता है, बट फिर भी ये जो 11th क्लास सिलेबस हम बोल रहे हैं वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 to 4 डेज पर वीक होगा। तो हर वीक में 3 से 4 दिन क्लास होगा और 1.5 घंटे की एक दिन में जिस दिन भी क्लास है उस दिन 1.5 घंटे की 3 क्लास होगा, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथमेटिक्स का। ठीक है, कुछ दिन 3 चलेगा फिर आगे चल के 4 हो जाएगा। अब ऐसे में कुछ कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत कम है, बाकी दिन फ्री घूमेगा। नहीं, यही बहुत ज़्यादा है। मतलब ये जो क्लास फ्रीक्वेंसी है इसके बाद बच्चे को होमवर्क दिया जाता है, बच्चा इसी के साथ कोप अप नहीं कर पाता ये। ठीक है, तो इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिव, लेट मी टेल यू। अगर किसी को ये लगता है ना कि 6 दिन क्लास होनी चाहिए, वो तो पता लग जाएगा जब यहाँ पे जब बैचेस स्टार्ट होगा ना। ओके, तो अगर आपको किसी भी तरह की इंक्वायरी है तो आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, टेट्रा 021 या 7410900901, लास्ट में 906 908 कहीं पे। अगर आप इस बैच में रजिस्टर करना चाहते हैं तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, उस लिंक के थ्रू यू कैन टेक रजिस्टर इन दिस कोर्स। या फिर एडू कॉम्पिटिशन हमारी ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप प्रथम स्टार 25-26 ये वाला बैच सर्च करके उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर वेब पे जाना है, ये तो ऐप की बात हो गई, वेब पे जाना है तो online.competition.com पे भी जाके आप उस बैच को सर्च कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आता है कि अभी तो बच्चे 10th में ही होंगे ऑफ कोर्स, तो किस बच्चों को अभी से बैच स्टार्ट कर देना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर हम पहले से स्टार्ट करेंगे 3-4 महीने पहले से, 2-3 महीने पहले से, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा, एडवांटेज तो हो गई होगा उसका डेफिनेटली। तो जिन बच्चों की 10th की बोर्ड की प्रिपरेशन जिनकी खत्म हो चुकी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे ना अपना सिलेबस बहुत पहले करके बैठे रहते हैं, तो उन बच्चों के लिए डेफिनेटली इट इज एडवाइजेबल कि अभी तो हम टाइम किल करें और फिर 11th में अचानक हम पे बहुत ज़्यादा बोझ आ जाए, तो उसकी बजाय अगर अभी से प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर दें तो ये टाइम का भी सदुपयोग हो जाएगा और आगे का जो लोड है वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल कि अगर हमें कोई काम करने के लिए 20 महीना दिया गया वर्सेस 25 महीना दिया गया, तो 25 महीने में हमें थोड़ा सा आराम पड़ेगा।
ठीक है, तो जिनका सिलेबस फिनिश हो गया है, दे शुड नॉट वेस्ट दिस टाइम एंड दे शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन, वांट टू स्टार्ट अर्ली टू फिनिश अर्ली। अब इसमें ये उन बच्चों के लिए ऑफ कोर्स ये सभी की पे लागू होता है कि अगर आप पहले स्टार्ट करते हो तो आपका सिलेबस भी जल्दी खत्म होगा तो जनवरी 27 में जब मेंस होगा और मान लिया आपका जो ये सिलेबस है वो अक्टूबर में खत्म हो गया, तो अक्टूबर 26 में ही खत्म हो गया, तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने आपको फुल फ्लैश्ड मिलेंगे जिसमें आप पूरा सिलेबस एक बार वापस रिवाइज कर सकते हो, खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, खूब सारा टेस्ट दे सकते हो, तो आपकी जो रैंक इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो डेफिनेटली देयर विल बी एन एडवांटेज। टेस्टिंग द प्रिपरेशन जर्नी टू ओवरकम इनिशियल रफ पैच। जैसा मैंने बोला कि जब हम जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो मतलब बाय डिफॉल्ट लगभग सभी बच्चे, जब मैं अभी बोला था कि ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूमनस है, शुरू में मार्क्स कम आएंगे, तो ये बातें सुन के बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं तो आराम से मैनेज कर लूंगा, मैं तो ये कर दूंगा। बट व्हेन यू स्टार्ट प्रिपरेशन आई वुड से कि 99.99% बच्चों को शॉक लगेगा कि ये क्या हो गया, इतना तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा लेवल होता है। 10th से 11th में बहुत ह्यूज जंप आता है, आई लेट मी टेल यू। तो वो जो शॉक का जो पीरियड है, बहुत सारे बच्चे उसी में 15-20 दिन निकाल देते हैं, महीना निकाल देते हैं। तो अगर कोई बच्चा पहले से स्टार्ट कर देता है तो उसके पास एक क्वेश्चन हो गया टाइम का कि मान लिया एक आध महीना निकल भी गया, ठीक है, तो भी उसके पास सफिशिएंट टाइम है अपनी प्रिपरेशन को वापस ट्रैक पे लाने का और एक्सेल करने का। मतलब अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम है और किसी भी रीज़न से टाइम किसी भी रीज़न से लूज हो सकता है, आगे जाके बीमार पड़ गया कोई बच्चा, ऐसा जनरिकली तो नहीं बोल सकते, बट बिकॉज कंसिस्टेंटली बच्चों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इट इज़ ए वेरी यूजुअल फेनोमेना कि कोई बच्चा 10 दिन के लिए बीमार पड़ गया, बट जो कोर्स है वो तो अपनी स्पीड पे चलता रहता है, तो 10 दिन के लिए बीमार पड़ने का मतलब क्या है कि इट इज़ ए वेरी हैवी प्राइस टू पे, क्योंकि फिर वो बच्चा 10 दिन का पहले बैकलॉग कवर करेगा। अब जो अगले जो आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा होगा वो ऐसा तो ना कि आपके लिए रुक जाएंगे कि अच्छा तू पहले 10 दिन का बैकलॉग कवर कर ले तब हम आगे चलेंगे, ऐसा नहीं, वो तो फुल फ्लेज स्पीड पे जा रहा होगा। फुल फ्लेज्ड स्पीड का मतलब ये है कि आपको एवरी, भले ही हमारी क्लासेस 3-4 दिन लग रही हों, बट पूरे वीक आपका पैक रहता है। मतलब आपको जो ये भी मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो जिनका स्कूल से कोई लोड नहीं है, मतलब जो पूरे 6-7 दिन उनके पास अवेलेबल है प्रिपरेशन करने के लिए, उनके हिसाब से कोर्स डिज़ाइन किया जाता है। अब जो बच्चा स्कूल जाएगा उसका डेली 5-6 घंटा स्कूल में मान लिया अगर लग रहा है तो वो भी एक कॉम्प्रोमाइज़ होगा, मतलब पहले तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, उसके बाद अगर किसी बच्चे का 10 दिन निकल गया तो उसको इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे लेके आना, क्योंकि आपको जो लोड दिया जा रहा है वो ऑलरेडी 8-10 घंटे का डेली का दिया जा रहा है कि आपके पास इतना सफिशिएंट काम होगा कि आपके 8-10 घंटे डेली, चाहे किसी भी लेवल का बच्चा हो उसके पास 8-10 घंटे का टाइम हमेशा अवेलेबल, मतलब 8-10 घंटे का काम हमेशा अवेलेबल होगा करने के लिए। तो 10 दिन अगर किसी का निकल गया मान लिया किसी भी वजह से कि कहीं बाहर जाना पड़ गया या फिर जैसे बीमार हो गए या कुछ और भी चीज़ें होती रहती हैं, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस हो जाएगा कि अगर हमने पहले 1-2 महीने पहले से स्टार्ट कर दी तो इस तरह के जो शॉक है उनको वी कैन एब्जॉर्व। ठीक है, अब अच्छा इसमें मैं ये भी बोलूँगा कि अगर कोई बच्चा मान लिया 10th के सिलेबस में ही कंप्लीट नहीं हो रहा, उसे वहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो फिर हमें ज़बरदस्ती ये कोर्स अभी नहीं लेना चाहिए। फिर तो आपका क्या होगा, दिमाग दो दो जगह डाइवर्ट हो जाएगा, दो दो जगह बढ़ जाएगा, दोनों जगह चीज़ें कॉम्प्रोमाइज चाहिए। ये बैच फिर उसी को लेना चाहिए या अभी से प्रिपरेशन उसी बच्चे को स्टार्ट करना चाहिए, भले आप और कहीं से स्टार्ट करो, जो 10th की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत है कि अब मेरे को कुछ नहीं करना, बस पेपर देना है, बाकी सब मेरा 100% है। देन आई विल से कि फिर तो हमें जरूर करना चाहिए, फिर टाइम वेस्ट क्यों करें 1-2 महीने का। ठीक है। अच्छा, इस वाले बैच में भी जब 10th के बोर्ड के एग्जाम होंगे तो ऑफकोर्स हम ब्रेक देंगे, ये ठीक है, 10th के बोर्ड के एग्जाम के दौरान ऑफकोर्स ब्रेक दिया जाएगा ताकि बच्चा उस उधर वापस जो भी रिवाइज करे। अच्छा, प्रथम स्टार के कोर्स फीचर क्या है, तो सबसे पहले इसमें बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे उठाया जाएगा और बिल्कुल एडवांस के लेवल तक लेके जाएगा, क्योंकि जो जेई मेंस और जेई एडवांस के एग्जामिनेशन उनके भी लेवल में डिफरेंस है, मेंस थोड़ा सा इजी आता है, एडवांस रिलेटिवली टफ आता है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को पहले कोई एक्सपोजर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है, आपको तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक का मतलब 11th के बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक का मतलब ये भी नहीं कि हम यहाँ गिनती सिखाएंगे फिर 2x3 सिखाएंगे, इतना बेसिक भी नहीं, बट हम ये मानते हुए कि आपने 10वीं तक पढ़ रखा है और ठीक ठाक पढ़ रखा है, भले ही बहुत अच्छा ना हो बट आपको टर्म समझ में आते हैं। ठीक है, जो लेक्चर्स हैं वो
रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड मिलेंगे, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर है हमारे पास, बट डिसिप्लिन बनाने के लिए वो शेड्यूल्ड होंगे। तो जैसे 19 तारीख वाला जो लेक्चर है 19 तारीख को अनलॉक होगा, तो 19 को 3 क्लास अनलॉक हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की, एक 4 बजे, फिर अगला एक 5:30 बजे हो गया, फिर 5:30 से 7 हो गया दूसरा लेक्चर, फिर 7:15 पे तीसरा लेक्चर अनलॉक होगा। एक बार जब अनलॉक हो गया तो वो आपके डैशबोर्ड में जब तक बैच चल रहा है तब तक अवेलेबल रहेगा, बट फ्यूचर वाला आप पहले नहीं देख सकते। मतलब जो 21 तारीख वाला लेक्चर होगा वो आप 19 को नहीं देख सकते, ताकि बच्चे का एक डिसिप्लिन बना रहे और उसे पता हो कि आज मेरे को क्या क्या करना है, क्या क्या टास्क है। फिर ग्रेडेड एग्जॉस्टिव मटेरियल मिलेगा, जो हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, उसके अलावा आपको किसी भी मटेरियल या बुक की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वही बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है। मतलब 99.99% बच्चे उसको भी कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो मटेरियल बनाया जाता है वो तो बिल्कुल रैंक 1 के हिसाब से बनाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, अब उसमें से क्या है कि कोई बच्चा अगर 50% कर ले तो ही उसकी रैंक 2-3 हज़ार आ जाएगी आराम से। तो उस मटेरियल में से कोई बच्चा 80% तक करेगा तो 500 के अंदर आ जाएगा, कोई 100% कर लेगा तो वो टॉप 100 के अंदर आ जाएगा, ऑल इंडिया रैंक। ये ठीक है, किसी बच्चे ने बाई चांस सारा मटेरियल खत्म कर लिया, ऐसा कुछ अभी तक तो हुआ नहीं है, सारा मटेरियल खत्म कर लिया, वो बोले कि मेरे को और मटेरियल चाहिए, तो वी विल प्रोवाइड यू द मटेरियल। ये ठीक है, आपको मटेरियल हंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बुक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। फिर बुक भी 50 तरह की होती है, और जैसा मैंने बोला कि अगर एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, दोनों की नीड अलग अलग हो सकती है, और वो टीचर जज कर सकता है कि तुम्हारा जो प्रिपरेशन लेवल है उसके हिसाब से कौन सी एक्सरसाइज तुम्हें करनी चाहिए, कौन से सेट ऑफ क्वेश्चन तुम्हें करना चाहिए जिससे तुम्हें मैक्सिमम फायदा हो। अगर मान लिया कोई बच्चे का रिसेप्टिविटी बहुत अच्छा है, एक ही बार में वो सारी चीजें समझ जाता है, तो उसको हम छोटे छोटे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराने का मतलब कि उसको हम टाइम वेस्ट करें, फिर मतलब उसको हम जबरदस्ती 50 रैंक से खींच के नीचे ला रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि किस बच्चे के लिए क्या सेट ऑफ क्वेश्चन हो। तो वो सारे हमने जो मटेरियल है पहले तो वो ग्रेडेड कर रखा है, कि हो सकता है कि किसी बच्चे का रिसेप्टिविटी स्लो हो, पहले का एक्सपोजर कम हो, तो वो हो सकता है केवल एक्सरसाइज 1 ही कर पाए। ठीक है, तो अगर ड्यूरिंग द कोर्स वो केवल एक्सरसाइज 1 ही कर पा रहा है, या टाइम की अवेलेबिलिटी लोगों के पास अलग अलग होती है। एक बच्चा ये कि जो स्कूल की तरफ से बिल्कुल फ्री है, उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता, तो उसके पास तो डेली 10-12 घंटे अवेलेबल है फुल फ्लेज्ड 100% एफिशिएंसी से पढ़ने के लिए। दूसरा बच्चा ऐसा हो सकता है कि जिसको स्कूल जाना पड़ता है, उसके 5 घंटे लग जाते हैं डेली, तो 5 घंटे उसको कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो अगर 5 घंटे कॉम्प्रोमाइज हो गया तो डेली बेसिस पे वो काफी मटेरियल कम सॉल्व कर पाएगा, दिस इज ऑब्वियस सी बात। फिर एक तीसरा बच्चा हो सकता है कि जो मेट्रो सिटी में है और जो स्कूल जाता है, तो उसका 5 घंटे या 6 घंटे स्कूल के अलावा 2-3 घंटे ट्रैवलिंग में और लगता है, तो उसके पास टाइम अवेलेबल और कम हो गया। तो इसलिए बिकॉज हर बच्चे की रिसेप्टिविटी अलग अलग होती है और टाइम अवेलेबिलिटी अलग अलग होती है पर डे, तो मटेरियल का जो पोर्शन है वो सबके लिए यूनिवर्सल नहीं है कि इतना मटेरियल करना है, वो तो ये है कि आप कितना कर पाते हो। बट उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उसे पता हो कि अगर मेरे पास कम टाइम अवेलेबल है तो मेरे को कौन सा मटेरियल करना चाहिए। इसीलिए जो मटेरियल है वो ग्रेडेड है। ये ठीक है, मतलब बहुत नंबर ऑफ आवर्स उसमें इन्वेस्ट करके बनाया गया है, ताकि बच्चा जब उस मटेरियल को करो तो स्मूथ सी जर्नी उसको फील हो और उसके लिए मैक्सिमम फायदा हो। ठीक है, डीपीपीज फिर रिवीजन के लिए कि जो आपने पढ़ लिया अभी तो ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, बट 2 महीने बाद कोई और टॉपिक चल रहा होगा तो पुराने वाले टॉपिक हमारे दिमाग से भूलने लगते हैं। तो डेफिनेटली एक तो हमें नोट्स रिवीजन करने पड़ते हैं बार बार, और जिस बच्चे के पास टाइम अवेलेबल है वो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आती है। तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में क्या होता है कि क्यूमुलेटिव बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो 2 महीने बाद जो आपको डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस पेपर वाली जो शीट मिलेगी, उसके अंदर वो जो 2 महीने में पढ़ाए गए टॉपिक्स हैं उनके सभी टॉपिक के कुछ रैंडम से क्वेश्चन होंगे, ताकि आपका रिवीजन चलता रहे। उसका आपको फुल टेक्स्ट सोल्यूशन एंड वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। अच्छा, जो भी मटेरियल है वो बोले डीपीपी हो या शीट्स हो या फिर टेक्स्ट हो, उन सभी का टेक्स्ट सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत जगह आप क्या देखोगे कि सबसे बड़ी बात गूगल पे सोल्यूशन अवेलेबल है, बट बहुत जगह क्या कर रखा है जिन्होंने जैसे बोलते हैं प्रोडक्शन लाइन की तरह सोल्यूशन बना रखे हैं, उसमें क्या है कि बस मैकेनिकली सोल्यूशन पढ़ दिया, टेक्स्ट सोल्यूशन को पढ़ दिया, उसी को वीडियो सोल्यूशन बोल दिया, जबकि सोल्यूशन ऐसा नहीं होता। सोल्यूशन जब एक्सपीरियंस टीचर बताता है तो वो डिफरेंट एंगल भी बताता है कि इसमें हम क्या सोचना चाहिए था, क्या क्या पॉइंट इसमें पकड़ने चाहिए थे। तो अगर 2 बंदे एक ही क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। बहुत सारी साइट्स पे यूज है कि उन्होंने किसी ने अनएक्सपीरियंस बच्चे को पकड़ा और उससे सोल्यूशन लाइन से बनवा डाले सारे मटेरियल के, बट वो सोल्यूशन किसी काम के नहीं होते, क्योंकि वो बच्चे को पर्सपेक्टिव नहीं देते, सोचने का तरीका नहीं बताते,
जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम चाहिए होती है, तो जो हमारे पास आपको सोल्यूशन मिलेगा वो वेल एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा बनाया गया मिलेगा, जो आपको ये भी बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या गलती थी, बच्चे गलती कर सकते हैं, क्या गलती गलत चीज़ हम सोचते हैं, क्या पॉइंट हमें इस क्वेश्चन के अंदर पकड़ना चाहिए अच्छा स्कोर करने के लिए, तो दैट ऑल्सो मैटर्स। तो ये सारा सोल्यूशन आपको मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा भी सोल्यूशन तो आपको दे ही दिया हमने सारे मटेरियल का, फिर भी अगर आपको डाउट है तो उसके लिए हमने लाइव डाउट जूम क्लास, डेली लाइव डाउट जूम क्लास लगा रखी है कि एक टाइम स्लॉट हो गया, मान लिया सुबह मान लिया 1 बजे से 2 बजे तक आपकी, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट सेइंग कि 1 बजे से 2 बजे ही होता है, बट 1 बजे से 2 बजे तक मान लिया मैथ की लाइव डाउट क्लास है, तो वहां जाके आपको जो भी डाउट है थ्योरी में या क्वेश्चन में, वो डाउट जाके आप पूछ सकते हो वहां पे टीचर से फेस टू फेस। तो वो डाउट क्लासेस ऑल्सो देयर। अच्छा, इसमें फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो रात को पढ़ रहे हैं, उन्हें कोई डाउट आया, तो 24/7 हमारी टेलीग्राम की सुविधा भी उपलब्ध है कि आपको कोई डाउट आया तो टेलीग्राम का जो ग्रुप बना हुआ है डाउट के लिए, तो उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मतलब वॉइस मैसेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू, पिक्चर के थ्रू, ये ठीक है, टाइप करके किसी भी फॉर्म में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे ही हमारी फैकल्टी के पास टाइम अवेलेबल होगा वो उसको रिप्लाई कर देंगे। तो मतलब डाउट बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर रखा है। लाइव डाउट क्लास भी हो गया, टोटल एग्जॉस्टिव सॉल्यूशंस भी हो गया, प्लस टेलीग्राम ग्रुप भी हो गया। आप कहीं पे भी, मतलब अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी सिंसियर है तो उसका कोई भी डाउट अनएड्रेस नहीं जाएगा फॉर शॉर्ट। फिर रेलेवेंट टेस्ट, मतलब ये सब तो ठीक है। उसके बाद बेंच मार्किंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि पेपर में क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, क्या सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए पीसीएम के अंदर। तो वो सारी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए रेलेवेंट टेस्ट जो एक्चुअल एग्जाम में टेस्ट आता है, वैसे टेस्ट देने बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन हाउस, हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा बनाए गए टेस्ट, हर टेस्ट के टेस्ट, मतलब कभी कोई टफ आ गया, कोई ईजी आ गया, क्योंकि एक्चुअल पेपर में भी ऐसे ही होता है। तो दैट इज ऑल्सो देयर, उसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 6th पॉइंट हो गया फिजिकल कॉपी ऑफ द मटेरियल। बच्चे का स्क्रीन टाइम कट करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल कॉपी जो है मटेरियल का, वो भी बच्चे के घर भेजते हैं ताकि वो वहां से प्रैक्टिस कर सके। फिर टाइम टू टाइम लाइव इंटरेक्शन क्लासेस भी होता है। जैसा हमने बोला कि ईच एंड एवरीथिंग वी हैव सॉर्टेड आउट, पूरी जर्नी हमने बच्चों को बता रखी है कि आपको किस टाइम पे क्या करना है, क्या चीज़ पढ़ना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, कौन सा मटेरियल सॉल्व करना है। उसके बाद भी, और जैसा मैंने बोला, बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं कि बच्चे के पास टाइम अवेलेबिलिटी कितना हो गया, उसकी रिसेप्टिविटी कैसे हो गया। तो बच्चों की जो प्रिपरेशन है वो एक, मतलब ऐसे नहीं कि एक ट्रैक पे चलते चले गए, बहुत सारी हमें चैलेंजेस आएंगे बार बार, तो हमें कोर्स करेक्शन की जरूरत पड़ेगी। एक जिसे बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड हमें फैकल्टी का साथ चाहिए होगा, जो हमें बता पाए कि हम क्या गलती करें। हो सकता है कि आपके खूब मेहनत कर रहे हो बट मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो हो सकता है आप बहुत छोटी सी गलती कर रहे हो विच यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, तो वहीं पे एक्सपीरियंस टीचर काम में आता है। तो इसलिए हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं कि लाइव इंटरेक्शन क्लासेस भी लेते हैं, जहाँ पे बच्चे अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं कि मेरे को ये दिक्कत आती है, मैं कैसे इंप्रूव करूँ। तो दैट इज ऑल्सो देयर। तो वीकली आपके पास गाइडेंस क्लासेस भी होती हैं, तो जिसमें बच्चा अपने से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ सकता है। इसके अलावा जो टोटल सपोर्ट है वो आपको दिया जाएगा। जैसे मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ईच एंड एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग, ये ठीक है, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि कौन कौन से फॉर्म आएंगे, कब भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, उन सब चीज़ों में हम हेल्प करते हैं ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो, उसके पास केवल एक ही काम रहे, पढ़ना, कि जो उसे दिया गया है, बिकॉज दैट इज ह्यूज, दैट इज वेरी एग्जॉस्टिव। तो उसका वो जो क्वालिटी टाइम है वो और किसी उल्टी सीधी चीज़ों में वेस्ट ना हो, कि वो मटेरियल ढूंढ रहा है, कहीं टेस्ट सीरीज ढूंढ रहा है, कहीं ये देख रहा है कि कौन कौन से फॉर्म भरूं, या फिर बोर्ड का एग्जाम कब होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन वी आर प्रोवाइडिंग ताकि बच्चे का ध्यान केवल एक ही जगह रहे। नेक्स्ट जाती है डूज एंड डोंट्स ऑफ द प्रिपरेशन, मतलब बच्चे यूजली क्या क्या गलती करते हैं, जो मैंने अपने पास 20-25 सालों में देख रखा है बच्चों को गलती करते हैं, और क्या क्या पिटफॉल्स हैं, उनके बारे में आई विल ट्राई टू डिस्कस। अच्छा, अभी ये वाले पॉइंट बोलने का रीज़न क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, क्योंकि वो प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, या उनको ये यकीन नहीं होगा कि ऐसी भी गलती करते हैं। बट जब आप प्रिपरेशन करोगे तो हो सकता है कि बहुत सारे पॉइंट जो मैं अभी बता रहा हूँ, जो आपको अभी यूजलेस लग रहा होगा, या आप बोलोगे मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो आपको 2-3 महीने बाद समझ में आए जब आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो उस टाइम पे अगर आपको ये वैलिडेशन मिलता है कि अच्छा ये गलती और भी लोग करते हैं, तो मे बी यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू डील विद दैट प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आएंगी आएंगी। बिल्कुल स्मूथ प्रिपरेशन तो हार्डली किसी की होती है, सबको किसी ना किसी
जगह पे सेल्फ डाउट होता है, और भी कई तरह की दिक्कत आती है। तो भले आपको ये चीज़ें अभी सेंस ना करें, बट डेफिनेटली आपकी जो 2 साल की प्रिपरेशन होगी उसमें किसी ना किसी स्टेज पे यू विल कन करके अच्छा ये बात वहाँ बोली गई थी, और उसका आपको डेफिनेटली फायदा होगा। यू विल बी बेटर इक्विप्ड टू डील विद। सबसे पहला बी प्रैक्टिकल रादर देन परफेक्शन। बहुत सारे बच्चों में दिक्कत ये होती है कि वो चाहते हैं कि मान लें मैंने कोई पहला टॉपिक पढ़ा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊं, ये ठीक है, 10th तक तो हो सकता है कि ऐसा चीज़ चल जाता होगा, अभी ऐसा नहीं चलेगा। अभी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला इतना ज़्यादा वॉल्यूम है कि आपको लगातार बढ़ते रहना पड़ेगा। किसी चैप्टर में मान लिया आपको 80% समझ में आया, तो आई एम नॉट सेइंग कि वो 20% छोड़ दो, उसमें एक जरूर हमने फाइट मारी, ये ठीक है, उसको समझने की कोशिश किया, बट वहां पे अटके मत रहो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उसके अटकने की वजह से मेरा क्लास का सिलेबस आगे चला जाए, मैं पीछे रह जाऊं, क्योंकि एक बार ये दिक्कत चालू हो गई तो आप इसी स्पाइरल में घूमते रहोगे कि जो आपका बैकलॉग हो गया आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, तब तक जो करंट का चीज़ है वो बैकलॉग बन गया होगा, और करंट क्लास में जाने की कोशिश करोगे तो वो पुराने वाले क्लासेस में जो पढ़ाया गया उस पर डिपेंडेंट होगा, तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें लगातार मूव ऑन करना आना चाहिए। मतलब हर चीज़ में जो चीज़ नहीं समझ में आ रही, क्योंकि एक चैप्टर के अंदर ईजी चीज़ भी होती है, मॉडरेट चीज़ भी होती है, टफ चीज़ें भी होती हैं, जो समझने के लिए हमें रियली में दिमाग खर्च करना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। और ये जो टफ वाला पोर्शन में एक्चुअल पेपर है बहुत ज़्यादा भी नहीं आता, मतलब तो देयर हैज़ टू बी सम सेंस ऑफ प्रैक्टिकलनेस कि अगर कोई चीज़ मान लिया अभी छूट गई तो हो सकता है सिलेबस फिनिश होने के बाद आपको जो टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए उस टाइम पे क्लिक कर जाए। बट अगर आपने एक बार बैकलॉग होना चालू कर दिया तो फिर चीज़ों को अरेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए बी प्रैक्टिकल, परफेक्शनिस्ट ना आपने, ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पर रुक गए तो हमारी गाड़ी वहीं रुक जाए, तो प्रिपरेशन इससे डीरेल हो जाती है। डू नॉट फॉल बिहाइंड एंड अप टू द डेट विद योर कोर्स। ये मैंने अभी बोल दिया कि ऐसा नहीं कि हम पीछे हो जाए, एक एक दो दो दिन भी अगर पीछे होंगे तो 2-3 महीने बाद वो एक हफ्ते पीछे हो जाएंगे, फिर और आगे चलेंगे, फिर महीनों पीछे चले जाएंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। डू नॉट रन आफ्टर डिफरेंट बुक्स एंड मटेरियल। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि कौन सी बुक कर लूँ जिससे मेरा रैंक आ जाएगा, कौन सी, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने एक सही जगह पे एडमिशन ले रखा है तो ये उनका काम है बुक्स को प्रोवाइड करना, क्योंकि बुक्स के अंदर जैसे मैंने बोला कि जो मटेरियल है, जो क्वेश्चंस हैं, उनमें बहुत सारी तरह की चीज़ होती है। जैसे जेई के अंदर क्या होता है, आईआईटी जेई के अंदर क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं मतलब मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन एडवांस में ऐसे होते हैं जो एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-4 चैप्टरों का यूज होता है। तो वो जो 3-4 चैप्टर जब पढ़ लिया है तभी वो बच्चा उसको अटेम्प्ट कर पाएगा। बुक्स में यूजली वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। वो तो जैसे पहले चैप्टर के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें आगे आने वाले 2 चैप्टरों का एप्लीकेशन हो। तो ये सब जो रिफाइनमेंट है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई बच्चा रैंडमली कोई बुक उठा के करना चालू कर दे तो हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को ग्रेजुअली धीरे 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 बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर पहले दिन ही सारा लोड डाल देंगे तो आधे बच्चे तो उसी में जिसे बोलते हैं प्रिपरेशन छोड़ देंगे उसी के मारे। तो धीरे 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 मेहनत करना सिखाया जाता है। 11th में इसीलिए थोड़ा थोड़ा स्लो भी पढ़ाया जाता है। तो शुरू के चैप्टर में वही क्वेश्चन होने चाहिए जिनका आगे वाले चैप्टर से कोई करेक्शन ना हो। बुक्स में तो हर तरह की मिक्स्ड क्वेश्चन, मतलब डम्प्ड चीज़ें रहती है। बेसिकली 2 बुक्स में क्या करता है, पहले बुक वाला जब बुक निकाल रहा होता है वो ये देखता है कि मार्केट में कौन सी दूसरी बुक अवेलेबल है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो वो उसको मैच करने की कोशिश करता है। आज की डेट में प्रॉब्लम प्लेंटी की भी है कि अगर किसी बच्चे ने बुक लिया, अब पहले चैप्टर में उसको मान लिया 500 क्वेश्चन मिले और वो 500 क्वेश्चन करने बैठ जाए, तो उसका तो मान लिया जो जिस भी इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहा होगा वहाँ पे 5-6 चैप्टर आगे निकल जाएगा, तो वो तो पहले चैप्टर पे अटका रहेगा। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट टेक्स हेल लॉट ऑफ प्लानिंग कि किस टाइम पे कितने क्वेश्चन करवाए जाएं बच्चे का, ताकि प्रिपरेशन सही रहे, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे और एक पेस पे सिलेबस भी चलता रहे। तो ऐसा हर साल बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि 8-9 महीने तक उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होती है, फिर बाई चांस उन्हें कोई ज्ञान दे देता है ऑनलाइन या कहीं पे भी कि तूने ये बुक नहीं करी तो तेरा तो रैंक अच्छा है कि नहीं, वो उसने बुक करना चालू किया और उसकी प्रिपरेशन डीरेल हो गई, सारा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया, प्रिपरेशन बर्बाद हो गया, ऐसा भी होता है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। डू नॉट गेट डिप्रेस बाई कंपीटिंग योर सेल्फ विद अदर। जैसा मैंने बोला कि कुछ लोगों को पहले से एक्सपोजर होता है एंड डेफिनेटली वी शुड अंडरस्टैंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गॉड गिफ्टेड ऑल्सो, जिनकी रिसेप्टिविटी बहुत अच्छी है। तो ऐसे के साथ कंपेयर करके, मतलब कुछ बच्चे दूसरे बच्चों को देख के ये सोचते हैं यार इतना फास्ट तो मैं कभी नहीं सोच सकता, जब तक मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आते तब तक वो सोल्यूशन बताने लगता है। ऐसा होगा बहुत सारे बच्चों के साथ।
तो बी प्रैक्टिकल इन दैट सेंस ऑल्सो, ये ठीक है। दूसरों के साथ अगर कंपेयर करोगे इस मतलब जो कंपैरिजन होना चाहिए दैट शुड बी फॉर मोटिवेटिंग योरसेल्फ, डीमोटिवेट करने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया रियली में आपका सामना किसी ऐसे बच्चे से हो रहा है जो लग रहा है आपको कि ये तो मेरी पहुंच में कभी नहीं आएगा, तो बहुत ही तेज सोच लेता है, या जैसे मैंने अभी बोला कि जो टॉप 10 में बच्चा नंबर ऑफ मार्क्स लेके आता है और जो 10,000 रैंक पे मार्क्स लेके आता है वो लगभग आधे मार्क्स होते हैं, ठीक है। और 10वीं तक तो हमें ये है कि अगर किसी के 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 90 मार्क्स आ रहे हैं, तो हमको तो 90 मार्क्स वाले ये ऐसे मतलब हीन दृष्टि से देखते हैं उसको, तो इसको तो कुछ नहीं आता, मेरे को इतना ज़्यादा। यहाँ पे तो इतना ज़्यादा बड़ा गैप आ गया कि आधे मार्क्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को हम मतलब अगर किसी को देख के मैं मोटिवेट हूँ और मैं 10 घंटे की बजाय 12 घंटे पढ़ना चालू कर दें उसको मैच करने के लिए, दैट इज़ ए गुड थिंग, दैट इज़ ए पॉजिटिव कंपैरिजन। बट नेगेटिव कंपैरिजन ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरे को लगे कि उसके बराबर तो कुछ पहुंच नहीं सकते हम कभी, तो फ़ायदा क्या है, और हम प्रिपरेशन छोड़ दें। 1 से लेके 10,000 सीट्स हैं, मान लें अगर कोई बच्चा आपको लगता है बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, वो 1 सीट ले गया, और बची जो 9,999 सीट तो है ही ना, या फिर 10 बच्चे मेरे को मिल गए तो चलो उन्होंने 10 सीट ले ली, फिर मैं सोचूं कि पूरे इंडिया में ऐसे 100 बच्चे और होंगे तो चलो 500 सीट चलेगी, और भी सीट जो बची हैं उन पे तो हम फाइट कर सकते हैं ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव अहेड रादर देन बॉक डाउन बाय कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समबडी एल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ये होगा। डोंट ट्राई टू एक्सेल इन वन सब्जेक्ट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। इसमें बेसिकली सब्जेक्ट का इनिशिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अगर किसी के पास IQ है, एक सब्जेक्ट में काम कर रहा है, तो दूसरे सब्जेक्ट में करना चाहिए, बट बहुत सारे बच्चों के मेंटल ब्लॉकेज बन जाता है कि उनका एक सब्जेक्ट अच्छा होता चला जाता है, दूसरा सब्जेक्ट खराब होता चला जाता है। अब जिसमें सब्जेक्ट को जो कम समझ में आ रहा है उसमें बच्चा और कम टाइम देता है, वो और ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो जेई में बेस्ट रैंक लाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे तीनों सब्जेक्ट एट पार रहे, तभी बेस्ट पॉसिबल रैंक आएगी। सब्जेक्ट में अगर बहुत ऊपर नीचे होगा तो मार्क्स जो हमारी रैंक है वो अच्छी नहीं आएगी। तो हमारे तीनों सब्जेक्ट एक जैसे होने चाहिए। अगर किसी सब्जेक्ट में बाई चांस हमें इंटरेस्ट कम आ रहा है तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए जब तक वो एट पार ना आ जाए बाकी 2 सब्जेक्ट के। फिर नेक्स्ट इज इफ यू कैनॉट मैनेज टाइम देन सॉल्व एक्सरसाइज 1 फॉर ऑल। जैसे मैंने बोला कि टाइम, जो बच्चे स्पेशली स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट काम है, और सभी के साथ ये प्रॉब्लम है, मतलब इसका कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है। दिन में तो 24 ही घंटे होते हैं। तो उसमें फिर हमें स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल हम सॉल्व करें जिससे हमारा अभी काम चल जाए। कुछ जैसे हमने बोला कि एडवांस टफ होता है, ये ठीक है, मेंस इजी होता है, तो मेंस और एडवांस के बीच में भी 3-4 महीने का टाइम हमें मिलता है, तो वहाँ पे कुछ प्रैक्टिस हम शिफ्ट कर पाएँ। तो इस तरह का स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है कि जो मेरी सिचुएशन है, जो गिवन मेरे पास सिचुएशन है, उसमें हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। तो अगर मान लिया टाइम की कमी है तो बहुत ज़्यादा ग्रैब करने की बजाय हम क्या करें कि केवल एक्सरसाइज 1 करें, ताकि हमारा उस टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, और बहुत टफ क्वेश्चन आगे के लिए शिफ्ट कर दें। रिमेन डिसिप्लिन थ्रू आउट द ईयर एंड स्टडी रेगुलरली। जैसा मैंने बोला कि कुछ लोग इरेटिक स्टडीज करते हैं कि 15 दिन पढ़ लिया फिर 10 दिन आराम कर लिया, वो अब नहीं चलेगा। आपको रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा पूरे 2 साल, और ये सभी करें, मतलब ऐसा कोई इम्पॉसिबल से काम नहीं है। तुम्हारी ही एज ग्रुप के बच्चे जो ऐसा करेंगे, वो जैसे मैंने बोला 3 लाख बच्चे या 2 लाख बच्चे कैपेबल होते हैं, बट वो घट घट के 25,000 पे आ जाता है। उसका एक रीजन ये भी होता है बहुत बड़ा कि जो बच्चा कंसिस्टेंटली रहेगा वो उन 25,000 में होगा लास्ट में, किसी भी चीज़ से डिप्रेस हुए बिना, हतोत्साहित हुए बिना, जो लगातार मेहनत करता रहेगा वो लास्ट में कॉम्पिटिशन में रहेगा। वंस इन ए ब्लू मून्स तो डेफिनेटली हो सकता है कि हमने 6 महीने तक प्रिपरेशन की, फिर हमें 3 दिन वेस्ट हो गए, वो चलता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एवरी मंथ हमें 10 दिन का ब्रेक लेना पड़ रहा है, 5 दिन का ब्रेक लेना, दैट यू कैनॉट अफोर्ड। उतना हमें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आफ्टर एवरी प्रैक्टिस टेस्ट एनालिसिस शुड बी डन। बहुत सारे बच्चे क्या है कि टेस्ट देंगे एंड मोस्ट ऑफ द बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे ऑफकोर्स, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना फियर्स है ऑफकोर्स। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको उसी डिप्रेशन में पढ़ रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ, मार्क्स नहीं आ रहे, कितना पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे। वी शुड एनालाइज कि कितने क्वेश्चन हमने सही किए, कौन कौन से क्वेश्चन हमसे छूट गए, रीज़न क्या है कि क्वेश्चन छूट गए हमसे, टाइम था या और कुछ था, और जितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए उसमें गलत कितने हुए, क्यों गलत हुए, ये सब हम एक डायरी में नोट करें। तो फिर क्या होगा कि ये फीडबैक होगा अगले टेस्ट में जाने से पहले, और अगर हम लगातार इस फीडबैक पे वर्क करेंगे तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती चली जाएगी। स्पेयर सम टाइम एंड रिवाइज एंटायर सिलेबस। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चा क्लास में बैठ के बस लेक्चर सुनता रहता है, कोर्स आगे बढ़ता जाता है, वो पुराना सिलेबस रिवाइज नहीं करता है। पूरा सिलेबस बार बार रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डेली
या वीकली बेसिस में हमें कुछ ऐसा टाइम स्लॉट निकालना पड़ेगा जिसमें हम केवल पूरे सिलेबस को रिवाइज करें ताकि चीज़ों के टच में रहें। मेक प्रॉपर नोटबुक फॉर द थ्योरी एंड मॉड्यूल सॉल्विंग। बहुत सारे बच्चे जैसे लेक्चर को देख लिया, कुछ हाथ से लिखा नहीं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, बिकॉज अभी आप स्टार्ट करने वाले हो। प्रॉपर आप नोट्स बनाओ, ये ठीक है, और थ्योरी नोट्स आपके अलग होने चाहिए, प्रैक्टिस वाले नोट्स अलग होने चाहिए, क्योंकि जब बिल्कुल लास्ट का टाइम आएगा प्रिपरेशन में, आपके जब एग्जाम देने से पहले का टाइम होगा, तो टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होगी। तो अगर आपने चीज़ों को सिस्टमैटिकली कर रखा है, तो फिर आपको किसी चीज़ को रिवाइज करना है तो वो आपके पास तुरंत अवेलेबल होगा कि यहाँ से मेरे को रिवाइज करना है आराम से। अपने बनाए हुए नोट्स का फ़ायदा ये होता है कि जब हम नोट्स को पढ़ते हैं तो उस टाइम पे जो लेक्चर में पढ़ाया जा रहा था, जो जो चीज़ें बोली जा रही थी, वो मेंटली मेरे को दिमाग में चलने लगता है और चीज़ें बहुत फ्रेश हो जाती हैं। तो इसलिए खुद नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे डेफिनेटली याद भी हमें ज़्यादा रहता है, ज़्यादा दिनों तक रहता है। फिर नेक्स्ट, डू नॉट डिपेंड ऑन द टाइम वेस्टेज एंड कीप वेस्टिंग। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, किसी भी रीजन से मान लीजिए उनके 4 दिन वेस्ट हो गए, फिर वो क्या करेंगे, अगले 4-5 दिन तक या 10 दिन तक इसी बात का शोक मनाते रहेंगे, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मान लीजिए पहली बार तो वेस्ट होना ही नहीं चाहिए, बट किसी भी रीजन से अगर टाइम वेस्ट हो गया तो जो पास्ट वाली चीज़ है उसे तुरंत भूल जाओ, आगे की तरफ बढ़ो। आगे और टाइम वेस्ट मत करो पास्ट की चीज़ों को सोच के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी होगा कि दे हैव ए पोटेंशियल, समहाउ दे वेस्टेड सम डेज, और उन डेज के लिए अब उनको गिल्टी फील होता रहता है, और ज़्यादा दिन वेस्ट करते चले जाते हैं, मतलब वो कंपटीशन में और पीछे चलते चले जाते हैं। ठीक है, डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो अ स्टूडेंट हु इज सॉल्विंग सम टफ बुक। ये भी मैंने बोला कि बहुत सारे पोटेंशियल रैंक लाने वाले बच्चे जो रैंक नहीं ला पाते, उसका रीज़न ये है कि वो गलत बंदे से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, गलत बंदे को एम्यूलेट करने लगते हैं कि वो ये बुक कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ। तो हो सकता है कि वो जो बुक कर रहा है वो बुक अच्छी ना हो, ऐसा भी हो सकता है वो बुक उसके लिए अच्छी हो, मेरे लिए अच्छी ना हो। जैसा मैंने बोला कि इतना वाइड रेंज है मार्क्स का, प्रिपरेशन लेवल का, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल क्या है। केवल दूसरे को ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो करने से हो सकता है कि आप अपना नुकसान कर रहे हो। डू नॉट हेजिटेट टू आस्क डाउट। अच्छा, डू नॉट गिव अप ऑन एनी क्वेश्चन वेरी सून। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जेई में अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। माने हमने कोई क्वेश्चन दिया, इजी इजी क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं, ऑफकोर्स कुछ कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे थ्योरी पढ़ के, कुछ क्वेश्चन में हैवी मैनिपुलेशन लगेगा, उसमें मेरे को सोचना पड़ेगा। तो वो जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं वो धीरे 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 बनेंगे जब आप लगातार मेहनत करोगे 1-2 साल तक। वो एकदम मतलब ओवरनाइट नहीं आ जाएगा। तो आजकल की क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जैसे रील्स वील्स देखने का जिनको शौक है, तो उनका अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट हो गया है, वो बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं जल्दीबाजी में रहते हैं, पेशेंस खत्म हो गया है। तो कोई भी क्वेश्चन उन्होंने 1 मिनट ट्राई किया, फिर तुरंत पलट के सोल्यूशन देख लिया। तो ऐसे बच्चों का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही खराब होगा आगे जाके, कि हम कम से कम हर क्वेश्चन में 5-7 मिनट तो सोचने का, जो मेंस लेवल का क्वेश्चन है 5 से 10 मिनट तक सोचें आराम से। नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि तभी उसकी आदत पड़ेगी। अगर आप डेप्थ में नहीं गए, केवल सरफेस पे घूम के चले आए, तो आपने नया तो कुछ सीखा ही नहीं। जब आप डेप्थ में जाओगे तब आपके दिमाग में पैटर्न्स बनते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि मैंने क्या सीखा, बट दैट इंफॉर्मेशन हैज़ बीन स्टोर्ड इन योर ब्रेन, और उसकी हेल्प से आप और क्वेश्चंस में बहुत अच्छा करेंगे। तो इसलिए सोचना हमें जरूर आना चाहिए, पेशेंस रखना जरूर आना चाहिए। फिर डू नॉट हेजिटेट टू आस्क डाउट। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट होते हैं जैसे प्रिपरेशन में, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो डाउट को छोड़ देते हैं, ये ठीक है, शर्मा शर्मी में, या बाकी लोग क्या बोलेंगे। अगर आपके पास डाउट हैं तो आप उनको जरूर पूछें, मतलब पहले तो एक बार खुद सोचें कि क्या बोला गया था, मेरे को क्यों समझ नहीं आ रहा है, समझने की कोशिश करनी चाहिए। बट अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम उसको जरूर क्लियर करते हुए चलें, वरना क्या होगा कि इसका बैकलॉग पाइलअप होते होते एक सिचुएशन ये आएगी कि जो चीज़ें वो हाथ से चली जाएंगी, फिर वो पूरा चीज़ कवर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए जो भी प्रॉब्लम अभी आ रही है उसको अभी सॉर्ट आउट करते हुए चलें, स्पेशली थ्योरी वाले पार्ट में। अवॉइड मिसिंग क्लासेस, जैसे मैंने बोला कि बोर्ड में 10 तक तो चल जाता है कि आपने कोई क्लास मिस कर दी। नाउ हैंस ऑनवर्ड्स, नाउ ऑनवर्ड्स आपको क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। जब तक हम बिल्कुल ही मतलब बेड पे लेटे हैं, उठने के काबिल ही नहीं है, फीवर आ रहा है, तब तो बात अलग है। अदरवाइज वी शुड नॉट अवॉइड एनी क्लास, बिकॉज बीच में से एक लिंक का टूटना इज वेरी डेंजरस फॉर दैट एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट चैप्टर। तो बीच में से एक लिंक निकालने, तो आगे जो चैप्टर्स होगा या आगे जो वीडियोस होगा उनको समझने में डिफिकल्टी आएगी, आगे जो लेक्चर्स होंगे उनको समझने में डिफिकल्टी आएगी। तो इसलिए बिल्कुल जब एक्सट्रीम इमरजेंसी हो तभी ये सोचे, वरना सोचे नहीं।
नेक्स्ट, डू नॉट रीयून इंटायर चैप्टर। अब इसका मतलब ये कि कभी कभी ऐसा भी होगा, जैसे मैंने बोला हर चैप्टर में ऐसा होगा कि कुछ कॉन्सेप्ट टफ होगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी सुई वहीं अटक जाए। अगर हमें पूरा चैप्टर को हम वेस्ट ना करें, कम से कम 80% समझ में आ रहा है तो वी शुड बी कॉन्फिडेंट कि हम 80% वाले क्वेश्चन तो कर ही देंगे। तो जो टफ कॉन्सेप्ट है अगर मान लिया वो नहीं समझ में आया, तो उससे हम ऐसा नहीं हम पूरे चैप्टर को ही स्क्रैप कर दें। जितना समझ में आएगा अच्छी बात है, जो नहीं समझ में आया उसमें एक दो बार एफर्ट जरूर डाला उसे समझने का, अदरवाइज फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ गए। ये ठीक है, हो सकता है कि एक बार जब कोर्स खत्म हो जाए तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए। टाइम किसी भी चीज़ को हम देते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें हमें और समझ में आती हैं। तो कोर्स के पीछे भी नहीं रहना आना चाहिए कि अगर मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो ऐसा नहीं कि उसको तुरंत ही डिस्कार्ड कर दें, सोचे जरूर उसके ऊपर, बट ऐसा नहीं कि उसी के ऊपर सोचते रहे क्लास में 2-3 लेक्चर आगे चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देयर हैज़ टू बी ए बैलेंस। देन स्लीप प्रॉपरली। अब जैसे कंपटीशन होगा तो बहुत सारे जो बच्चे हैं जो हाईली कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं, वो क्या है कि दूसरों के साथ मैच करने के लिए अपनी स्लीप पे कट करना चालू करेंगे। दैट इज़ नॉट ए गुड वे। 6 आवर्स की स्लीप तो लेनी ही चाहिए, मतलब आई वुड से कि 6 to 7 तक चलता है, 7 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। 6 आवर्स की अगर आप स्लीप पे कट करके कोई बच्चा अगर 4 घंटे का कर देगा तो क्या होगा कि अननोइंगली उसको समझ में नहीं आएगा, बट उसका ब्रेन स्लो हो जाएगा, तो चीज़ों को समझने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे स्लीप कट करने का ना, और उससे ऑफ कोर्स हमारी हेल्थ पे भी असर आता है। तो अगर आपका नींद प्रॉपर होगा, ब्रेन प्रॉपरली रेस्टेड होगा, तो वो जल्दी भी सोचेगा, उसको आइडियाज़ भी जल्दी आएंगे। तो इसलिए 6 आवर्स की स्लीप तो हम रखें कम से कम। प्रायोरिटाइज अमंग वेरियस टास्क इफ टाइम अवेलेबल इज लेस। जैसे मैंने अभी तक 5-6 बार इस वीडियो में बोल दिया होगा कि प्रिपरेशन इज हाईली वॉल्यूमिनस। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि कुछ जगह पे क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपना आइडिया होता है बहुत पुराने, 20 साल पुराना, तो उन्हें लगता है कि अल्टीमेटली तो नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज अगर समझ में आती है तो सब कुछ कर लेगा, बट उनको ये आइडिया नहीं होता है कि पिछले 10-20 साल में थ्योरी भले ही ना बढ़ाओ, बट जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उनके पास अगर करने के लिए, मतलब 20 साल पहले तो आज से पहले मटेरियल की स्केर्सिटी थी कि मटेरियल नहीं मिलता था ढंग का करने के लिए। आज उल्टा है, आज प्लेंटी ऑफ मटेरियल है, आज ये छाड़ना पड़ता है कौन सा छोड़े कौन सा करे, इतना ज़्यादा चीज़ हो गया है। तो जो पुराने लोग हैं उनसे आप पूछोगे तो उनको ये चीज़ें शायद, जो इस फील्ड से अब टच में नहीं है, उनको ये चीज़ समझ में नहीं, उन्हें लोग पढ़ोगे तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। थ्योरी के अलावा भी एक प्रैक्टिस वाला पार्ट बहुत ह्यूमंगस है। तो टाइम अवेलेबिलिटी का रियली में इशू आता है आज की डेट में। तो अगर हमारे पास टाइम अवेलेबल कम है तो हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए कि क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है कि द थिंग्स विच विल हेल्प मी इन गेटिंग माई बेस्ट पॉसिबल रैंक अकॉर्डिंग टू माई जो भी अंडरस्टैंडिंग, अवेलेबल टाइम, रिसेप्टिविटी, इन सब के अकॉर्डिंग। डू नॉट मिस एनी टेस्ट। बहुत सारे बच्चे जैसे टेस्ट में खराब हुआ तो फिर वो डर के मारे टेस्ट ही नहीं देते, उन्हें लगता है कि टेस्ट देंगे तो मार्क्स कमाएंगे और डिमोरलाइज होंगे। ऐसा, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। अगर आप टेस्ट दोगे तभी तो आपको समझ में आएगी आप क्या क्या गलतियां करते हो पेपर में। पेपर के प्रेशर के अंदर बहुत सारी गलतियां होंगी, तो अगर हम जो भी हम यूजुअल गलती करते हैं अगर हम उनको प्रिपरेशन के दौरान ही करके आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर लें तो हमारे एक्चुअल एग्जाम में मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो भले ही हमारे मार्क्स कमाएं, बट हमें जरूर सारे टेस्ट देने चाहिए और उसको प्रॉपर एनालाइज भी करना चाहिए। ओके, वाई कंपटीशन, कंपटीशन एज क्या है दूसरे इंस्टीट्यूट वर्सेस कंपटीशन। तो सबसे पहले हो गया कि फैकल्टी टीम, जो भी हमारी फैकल्टी टीम है, एनएस सर हो गए, एबीजे सर हो गए, एएल के सर हो गए, एंड माई सेल्फ, हमारे सारे जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उनसे एक बार पढ़ के देख सकते हो जो इनिशियल चैप्टर्स है। और अगर आपको लगता है कि हाँ आई कैन जेल विद दिस थिंग, तो ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो दिस इज़ ए गुड थिंग। जो हमारी फैकल्टी टीम है उसको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है कोटा जैसी कॉम्पिटिटिव सिटी में पढ़ाने का, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना बेसिक से एडवांस तक। मतलब 1 लाख वाले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है वो भी एक्सपीरियंस है, 1,000 वाले बच्चे को, 100 वाले बच्चों को, तो वास्ट एक्सपीरियंस है। तो ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओ और आपको पता ही नहीं कौन पढ़ाने वाला है, कि उसके साथ आप जेलअप हो गए या नहीं हो गए, ट्यूनिंग होगी या नहीं। आप तो यहाँ पे पहले यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, अगर आपको जमता है देन यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग एडमिशन। तो पहले से आपको पता है। दूसरा, ऑथेंटिक रिजल्ट, वी आर नोन फॉर ऑथेंटिक रिजल्ट। मतलब बाकी जगह तो यूल से कि वो कोई भी एक नंबर फेंक के बोल देंगे इतने सिलेक्शन हो गए फिर गायब। वी प्रोवाइड ईच एंड एवरी नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट जो हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, और अब यूट्यूब चैनल से भी यू कैन
एसएस की जो हमारा रिजल्ट है वो सबसे पहले हम अनाउंस करते हैं कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इस साल। ठीक है, कंपटीशन मींस केवल पढ़ाई। आज के डेट में बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट उसमें बहुत सारी जगह पे ऐसा काम किया जा रहा है जो बच्चे को तो खुशी देता है, टेम्परेरी खुशी देता है, बट उसके करियर को वेस्ट कर देता है। दिस वी अंडरस्टैंड, हमें पता है कि पढ़ाई वाली एज में केवल पढ़ाई ही होनी चाहिए। दीज 2 years आर द मोस्ट फॉर्मेटिव ईयर्स फॉर योर कैरियर। मतलब ईच एंड एवरीथिंग कैन वेट। जो भी जोकबाजी होगी, शायरी हो गई, किसी भी तरह का टाइम वेस्टेज वाली जो चीज़ें हैं वो आप आगे जाके सब कर सकते हो, बट अभी तो हमारा मेन फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। और जैसे अगर मान लें कोई चैप्टर मैंने पढ़ाया और से उस चैप्टर को पढ़ाने में को 20 hours लगे, तो आई कैन टीच फॉर 30 hours, आई कैन टीच फॉर 40 hours, आई हैव सो मैनी थिंग्स टू टेल। हमें तो उल्टा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर करके कम टाइम में बताना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के पास फिर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। तो ये सारा कैलकुलेशन करके कि एक जो सिंसियर मोटिवेटेड बच्चा होगा वो इतने घंटे पढ़ लेगा, तो उसको इतनी चीज़ें हम पढ़ा सकते हैं अभी, बाकी कुछ चीज़ें हम क्वेश्चंस के थ्रू समझा देंगे, कुछ चीज़ों को हमें होल्ड बैक करना पड़ता है। अब उस क्लास में अगर हम आधा घंटा और वेस्ट कर दें तो दैट इज़ नॉट डन, क्योंकि 200 के आसपास क्लास होगा आपका, 200-250 क्लास होगा पूरे 2 साल की जर्नी में ओवर पर सब्जेक्ट। तो उसमें से हर क्लास में से हम 10-15-20 मिनट भी वेस्ट कर दें बच्चे का हाँ हाँ ही करने में, जस्ट टू सेटिस्फाई नॉन सीरियस स्टूडेंट, तो दैट इज़ नॉट डन। मतलब उससे क्या होगा, नॉन सीरियस का तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता है, जो सीरियस नहीं है उसको तो कैसे भी पढ़ा दो, बट जो बच्चा सीरियस है, जो नॉलेज के लिए आया है, उसका रैंक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो दैट वी अंडरस्टैंड। इसीलिए कंपटीशन का मतलब है केवल पढ़ाई, कोई फालतू की बात नहीं। बच्चे का अगर माइंड फ्रेश करना है तो वी से कि पढ़ाई के बाद आप डेली 1 घंटे या 1.5 घंटे जॉगिंग करो, ये ठीक है, आराम से वॉकिंग करो। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी भी शांत होगी, और जो इतना ज़्यादा लोड है उसको झेलने के लिए आपका ब्रेन भी शांत होगा। वी नेवर से कि आप डिजिटली जाके कुछ जोक के वीडियो देख लो या ये देख लो, उससे तो दिमाग को और क्लटर करना हो गया। तो शांत दिमाग को करने का जो तरीका है वो जोक क्रैक करना, शायरी सुनना या गाने देखना नहीं है। उसका तो मतलब कि आप फिजिकली आप 1-1.5 घंटे घूमो, तो उससे आपकी बॉडी भी शांत होगी, और उस दैट विल फ्रेशन योर ब्रेन ऑल्सो टू टेक अप दिस मच ऑफ हार्ड वर्क। डिसिप्लिन स्टडी तो जैसे हमने पूरी 5 साइकिल कंप्लीट कर ली हैं, और इसमें हमें आपको ईच एंड एवरी डे की प्लानिंग पहले से ही पता होगी। ये ठीक है, आपको नहीं बताओगे तो हमें तो पहले से ही पता है। मतलब वी विल ऑल्सो गिव यू कोर्स प्लानर, बट जैसे कुछ कुछ चीज़ें डायनेमिक है, जेई ने कुछ कभी सिलेबस चेंज कर दिया, कभी डेट आगे पीछे कर दी, तो दैट मच वी आर ऑल्सो फ्लेक्सिबल कि हम वी रिस्पॉन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कि कोई भी जो नई चीज़ आएगी उसको एकोमोडेट करना, किसी भी तरह का पैटर्न चेंज होगा उसको एकोमोडेट करना अपने टेस्ट में। जैसे पहले 30 क्वेश्चन आते थे, इस साल 25 क्वेश्चन कर दिए, तो दैट वी विल एकोमोडेट। जैसे जेई का नोटिफिकेशन आया उससे अगले दिन से हमारे जो टेस्ट थे वो नए पैटर्न पे होना चालू हो गए। तो वी नो ईच एंड एवरी डे कि आज क्या पढ़ाया जाएगा, या फिर 10 सितंबर को क्या पढ़ाया जाएगा। मतलब वी नो के 6 जुलाई 2027 में आपकी कौन सी क्लास चल रही होगी, ये ठीक है, दैट मच प्लानिंग वी आर हैविंग। तो कोर्स का डिले होना इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्लान्ड। अगर कुछ चेंज होगा तो दैट विल बी बिकॉज ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज आउटसाइड। मतलब वो जेई की तरफ से हो सकता है, डेट आगे पीछे हो गया कुछ, या उन्होंने और कोई पॉलिसी चेंज कर दिया उसकी वजह से। तो ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। तो बहुत सारे लोकल इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं कि वहाँ पे कहीं कोर्स ही पूरा नहीं होता, मतलब एग्जाम आ गया, एग्जाम निकल गया, जेई का फर्स्ट मेंस का निकल गया, और लोकल नहीं, मतलब ये तो कोटा जैसी जगह में भी बहुत सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में होता है कि जनवरी तक सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ उनका, जाके फरवरी मार्च में खत्म हुआ है सिलेबस। तो उस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। ग्रेडेड मटेरियल, जैसे मैंने बोला कि मटेरियल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन हम कलेक्शन उठा के एक जगह डंप कर दें, या फिर उसका जो मटेरियल देने का पर्पज़ मार्केटिंग नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन दे दें, बच्चे से एक भी ना हो, फिर उसको लगे कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, मैं ये मटेरियल खरीद लेता हूँ। ऐसा नहीं है, यहाँ पे धीरे धीरे बच्चों को उठाया जाता है, ग्रेडेड मटेरियल दिया जाता है कि उसकी भलाई में क्या है। हमारे पास तो लाखों क्वेश्चन का, जैसे बोलते हैं ना कि क्वेश्चन बैंक है, उनमें से अप्रोप्रिएट क्वेश्चन उठा के जो अभी रिसेंट के पेपर आए उनको एनालिसिस करके, तो वो पूरे एक रिसर्च टीम है जो इस सब काम में लगे, तो दैट यू विल बी गेटिंग। कस्टमाइजेबल स्टडी, ऑफलाइन क्लासेस में ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऑफलाइन क्लास में आप किसी बैच में बैठे हुए हो तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा जो उस बैच के लिए, पूरे बैच के लिए डिलीवर किया जा रहा है।
कोटा में या फिर और किसी बड़े सेंटर पे जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी लार्ज इन ए इंस्टीट्यूट, वहाँ ऐसा हो सकता है कि वो शफलिंग करके होमोजीनियस बैच बनाने की कोशिश करें। यूजली छोटे प्लेसेस पे क्या होता है कि बच्चे जैसे कम होते हैं तो हर तरह का बच्चा एक बैच में बैठा होता है। उस बैच में वो भी बच्चा बैठा होता है कि जिसका 50 रैंक लाने का पोटेंशियल है, वो भी बैठा होता है जिसका 500 लाने का पोटेंशियल है, और वो भी बैठा होता है कि जो अभी 25,000 पे मेहनत करेगा तो वो 10,000 के अंदर आ सकता है। अब ऐसे बच्चे को जब एक ही क्लास में बैठा के जब हम पढ़ाते हैं तो ऑफकोर्स सब सारे बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। जैसा मैंने बोला था कि रैंक 1 और रैंक 10,000 वाले के बीच में मार्क्स का ह्यूज डिफरेंस होता है। दोनों की जो एक्टिविटीज है वो बिल्कुल अलग अलग होंगी। इसके लिए अलग क्वेश्चन सेट होगा, इसके लिए अलग क्वेश्चन सेट होगा। अगर हम सबको एक ही जैसा पढ़ाने लगे तो ये सभी के साथ नाइंसाफी होगी। तो ऑनलाइन टीचिंग में, कंपटीशन में, दिस इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज कि आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब आपको जो रिसोर्सेज दिए जाएंगे, आपको जो कस्टमाइजेशन दिया जाएगा, वो हर इंडिविजुअल बच्चे के हिसाब से दिया जा सकता है ताकि उसका मैक्सिमम फायदा हो। मतलब वो कुछ चीज, वो वही चीज पढ़ेगा जो उसको फायदेमंद है। वो चीज नहीं पढ़ेगा जो दूसरे के लिए पढ़ाई जा रही है बट उसको पढ़नी पड़ रही है बिकॉज वो सेम क्लास में बैठा है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल हमारे यहाँ पे। मतलब कोर्सेज भी जो पढ़ाए जा रहे हैं उसमें भी वी हैव नॉर्मल लेन, वी हैव फास्ट लेन, वी हैव मेंस ओरिएंटेड कोर्सेज टू फैसिलिटेट दीज काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन। मतलब हमारे पास बहुत वैरायटी ऑफ कोर्सेज है। तो बच्चे का अगर हमें लगता है कि ये बच्चा बहुत ही फास्ट ग्रेस्प कर रहा है और इसका तो हम जैसे अक्टूबर 27 की बजाय हम इसका जुलाई 27 में ही कोर्स खत्म कर सकते हैं और उसके बाद उसको जम के प्रैक्टिस और ज्यादा क्वेश्चनों की करा सकते हैं। तो वी विल गिव हिम फास्ट लेन अभी से। ये ठीक अभी से मतलब 2-3 महीने के बाद जब एक बार प्रॉपर जजमेंट हो जाए। तो ऐसी चीजें, कस्टमाइजेशन इज ओनली पॉसिबल इन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लाइक कॉम्पिटिशन। दैट इज ए ह्यूज एडवांटेज। ओके, डायनेमिक रिस्पांस के बारे में मैंने बात कर दी कि अगर कुछ भी चेंज होता है, डेट्स वेट्स आगे पीछे हुआ सिलेबस में या फिर पॉलिसी चेंज, तो वी आर द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड। वन स्टॉप सोल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर आपने कॉम्पिटिशन एप्लीकेशन लिया तो ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड, चाहे वो मटेरियल हो, टेस्ट सीरीज हो, रिवीजन कोर्सेज हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में यू विल फाइंड के वो रिवीजन कराते नहीं, एक बार कोर्स खत्म तो खत्म। बट वी विल बी गिविंग यू मेंस का अलग रिवीजन कोर्स, जो एडवांस वाला जेई एडवांस होता है उसका अलग रिवीजन कोर्स। मतलब हम तो बिल्कुल लास्ट टाइम तक आपकी टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, कोर्सेज चलते रहेंगे, डाउट क्लासेस चलती रहेंगे, डाउट काउंटर ऑनलाइन वाला ऐसे ही चलता रहेगा। ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड। आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं कि वी ऑल्सो गिव यू दीज काइंड ऑफ टिप्स के फॉर्म कैसे फिलिंग करनी है, कौन कौन से फॉर्म्स आए हैं, इनका क्राइटेरिया क्या क्या है, ताकि बच्चे को बस एक ही जगह आए तो हमारी ऐप के अंदर इसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसे इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट ऑथेंटिक गाइडेंस के बारे में जैसे आपने बताया कि जो टीम है दे हैव डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस और हर तरह के बच्चों को पढ़ाने का उनको अनुभव है। तो यू विल गेट द बेस्ट पॉसिबल ऑथेंटिक गाइडेंस का मतलब ये भी कि आजकल क्या है कि कुछ कुछ जो बच्चे अभी पास होके निकले हैं वो टिप्स देने लग जाते हैं विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस विद द स्टूडेंट्स। अब किसी बच्चे ने मान लिया 800 रैंक मान लिया उसका आया, अब वो अगर आके बताएगा विदाउट पढ़ाए हुए, मतलब 5-10 साल पढ़ा के, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके वी गेट टू नो के इसकी थिंकिंग क्या है, इसकी थिंकिंग में क्या प्रॉब्लम है, या फिर बच्चों की सक्सेस ट्रेजेक्ट्री देख के ऑल्सो वी आर एबल टू डिसाइड कि अगर ये बच्चा ये करेगा तो आगे चल के उसको इस तरह की दिक्कत आएगी। तो अगर किसी बच्चे ने जस्ट आईआईटी या फिर और किसी एनआईटी से पास किया है, भले ही उसकी अच्छी रैंक आई हो या कैसी भी रैंक आई हो, तो उसके बाद इस तरह के टेस्ट केस होते नहीं है। वो तो फिर तुक्का मार रहा होता है, वो तो फिर अपने प्रोजेक्शन पे चलाता है अच्छा ऐसे होता होगा विदाउट एनी एक्सपीरियंस। और वर्स्ट थिंग इसमें यह है कि यूजली वो अपने एंगल से देख रहा होता है कि अगर किसी की 800 रैंक आई है तो उसके दिमाग में वही बात जाएंगी जो उसकी मेंटेलिटी के बच्चों के दिमाग में जाएंगे उसके आसपास। मतलब ही कैन नॉट थिंक कि 15,000 के रैंक वाला बच्चा क्या सोचता होगा, उसको क्या क्या दिक्कत होगी, उसको वो दिक्कत पता भी नहीं होगी। तो इसलिए बहुत सारी जगह पे बच्चे इस तरह की गाइडेंस में, मतलब जो बोलते हैं ना कि अनऑथेंटिक गाइडेंस है, अपरिपक्व जो गाइडेंस दिया जा रहा है उसके हिसाब से वो प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। 6 महीने बाद उन्हें पता है दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट हेल्पिंग मी इन एनी वेज, कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर जब उन्हें पता लगता है कि अच्छा ये तो गलत गाइडेंस था, तब वो कोर्स करेक्शन की अगर बात करेंगे भी तो डेफिनेटली अ मेजर चंक ऑफ देयर देयर प्रिपरेशन इज लॉस्ट, जिसकी वजह से वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होगा। स्ट्रेस ओवर इफेक्टिविटी देन पॉपुलैरिटी,
जैसे मैंने बोला कि बच्चों की जो ये एज है वो काफ़ी ज़्यादा टेंडर एज है, तो उनको अगर मान लिया कोई किसी भी एक पर्टिकुलर वे में अगर उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो बच्चे तो हो सकता है खुश हों आज की डेट में, और वो 2-3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 2 साल भी बच्चों को नहीं पता लगता है कि उनकी प्रिपरेशन बर्बाद हो रही है, वो ऐसे ही खुश रहते हैं। ये ठीक है, बट ये सब टीचर क्यों करते हैं? वो टीचर गुडी गुडी बातें बोलेंगे ताकि बच्चे लाइक करें, और विदाउट टेलिंग द स्टूडेंट्स कि आपको इस टाइम पे पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है, बाकी एवरीथिंग, एवरी डिस्ट्रैक्शन इज टाइम वेस्टेज, यू शुड डू दिस। तो हम यहाँ पे केवल वही बात करेंगे जो बच्चे की भलाई के लिए है। ऑफ कोर्स उसमें से मैक्सिमम जो बातें होंगी वो हार्डवर्क से रिलेटेड, डिसिप्लिन से रिलेटेड, टाइम वेस्ट नहीं करने से रिलेटेड होंगी, जो बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं आएगा। उन्हें तो लगेगा कि कोई फिल्म की बात कर दो, कोई क्रिकेट की बात कर दो, कोई हीरो हीरोइन की बात कर दो, तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शन वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। एंड वी आर रेडी टू पे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। मतलब अगर मान लिया जो डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स है, वी वांट के बस वही पसंद करें, वो हमारे पास आए, तो इट्स फाइन। अदर सपोर्ट जैसे एग्जामिनेशन, जेई का एग्जामिनेशन तो हो गया, इसके अलावा भी बिट सेट होता है, और भी एग्जामिनेशन होते हैं, बोर्ड्स का सपोर्ट हो गया, ये यूजीडब्ल्यू का हो गया, WBJE का एग्जामिनेशन होता है, MSCET का एग्जामिनेशन होता है। तो देखो कोर्स तो लगभग काफ़ी कुछ एक जैसा होता है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हम इनकी अलग अलग टेस्ट सीरीज भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं कि ताकि उसको इधर उधर ना भटकना पड़े। बाकी बिटसेट के पेपर का लेवल थोड़ा सा अलग हो गया, अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए, तो दैट पेपर ऑल्सो वी विल प्रोवाइड। बोर्ड में बेसिकली अगर जो बच्चा IIT JEE की तैयारी कर रहा है, तो उसका बेसिस तो CBSE का बोर्ड ही है, बट बोर्ड में कहते हैं कि लिखने विखने का थोड़ी सी टेक्निक अलग होती है, तो उसके लिए भी हम कुछ क्लासेस बच्चों की लगा देते हैं ताकि उसको वहाँ पे फायदा मिले। तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो देयर। सोशल एंगल का मतलब ये कि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है दैट इज स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच। वी वर द फर्स्ट वन इन इंडिया जिन्होंने यूट्यूब के अंदर पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट डाला उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो पैसे उसके आड़े ना आए। तो जब ये मेंटेलिटी हमारी टीम की है, तो डेफिनेटली वी ट्राई टू जस्टिफाई कि जो भी बच्चा हमारे ऊपर जिसने ट्रस्ट किया है उसका बेस्ट पॉसिबल रैंक आए, अगर वो हमारी बात सुनता है लास्ट तक तो ठीक है। ओके, अब लास्ट आता है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। तो बहुत सारे कोविड की तरफ से, कोविड के एरा में क्या हुआ, बहुत सारे नॉन सिंसियर इंस्टीट्यूट आ गए जिनकी वजह से ऑनलाइन थोड़ा सा जिसे बोलते हैं बदनाम भी हो गया, या फिर पेरेंट्स के परसेप्शन में ऐसा बैठता है कि ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं होती। पिछले 1-2 साल में वो भी चेंज हो रहा है वापस। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद, लाखों की फीस पे करने के बाद हमारे यूट्यूब चैनल से फ्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ बहुत ज़्यादा समझ में आता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिलीवरी है इन कंपैरिजन टू व्हाट दे आर गेटिंग इन देयर ऑफलाइन, इवन आफ्टर पेइंग लैक्स। फिर भी मैं कुछ कुछ पॉइंट बताता हूँ। नॉलेज मैटर्स नॉट मोड। इसका मतलब ये कि अगर मतलब एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अगर मेरे पास नॉलेज है, तो फिर मेरे को उसमें मार्क्स मिल जाएंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो जो नॉलेज है वो मैंने ऑफलाइन क्लास में बैठ के सीखा है या ऑनलाइन क्लासेस में बैठ के सीखा है। अल्टीमेटली नॉलेज मैटर्स। इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि मोड क्या था, वो किताब से पढ़ा, वीडियो देखा या क्लास में लाइव सुना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एफिशिएंट ऑनलाइन इज मच मोर एफिशिएंट डेफिनेटली, क्योंकि इसको कस्टमाइज किया जा सकता है हर बच्चे की नीड के हिसाब से। दूसरा, ऑफलाइन क्लास में जाते हैं, जैसे अगर टाइम स्लॉट हुआ 10 बजे से 11:30 बजे तक, तो 5-10 मिनट पहले बच्चे को जाना पड़ता है। फिर 5-10 मिनट हो सकता है टीचर लेट आए, या फिर बातें चीतें चल रही हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है जो मैंने कर रखे हैं, वो फिर भी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे बैठ के। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को 2-3 डाउट पूछने हैं, तो वो मैं पूछ ही नहीं पाया बिकॉज क्लास का टाइम अप हो गया। इस तरह की जो चीज़ें, इसके विज ऑनलाइन इज हाईली एफिशिएंट। मतलब पर डे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। जो कंटेंट डिलीवरी है वो डेफिनेटली ऑनलाइन में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन। ठीक है, अफोर्डेबल है। जो टोटल मिला के, मतलब मेट्रो सिटी में तो 5-5 लाख रुपए तक जाता है जो फीस है 2 साल की, अदरवाइज यूजली 3 लाख तक तो जाते हैं। वो 3 लाख वाली चीज़ आपको केवल 1/10 प्राइस में मिले, इवन मच बेटर, क्योंकि ऑफलाइन में एडमिशन लेके आपको ये भी नहीं पता कि किस तरह के टीचर पढ़ाने वाले हैं, कौन पढ़ाने वाला है। डिलीवरी जो होगी वो डेफिनेटली हमसे ऑनलाइन में जो हम कंटेंट डिलीवर कर उससे कम होगी। डेफिनेटली आई कैन गिव यू द गारंटी, किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में किसी भी बैच की बात करें, उससे ज़्यादा वी विल बी डिलीवरिंग इन टर्म्स ऑफ कि जो एग्जॉस्टिवनेस होगी पढ़ाई की,
वो डेफिनेटली हमारी ज़्यादा होगी। इट इज़ हाईली अफोर्डेबल, कस्टमाइजेबल, जैसे मैंने बोल दिया, यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर नीड, योर रिसेप्टिविटी, योर अवेलेबल टाइम। अनसर्टेनिटी इन लोकल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जैसे बच्चा पढ़ना चालू करता है, बीच में टीचर चेंज हो गए, कोई टीचर छोड़ के चला गया, इंस्टीट्यूट बंद हो गया, या फिर और भी चीज़ें होती हैं कि जैसे उनका बैच बनना है, धीरे 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 2 महीने तक बैच बना, तो उन्होंने 2 महीने तक बहुत स्लो 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 पढ़ाया, फिर लास्ट में एकदम अचानक 5-6 चैप्टर एक ही महीने में ख़त्म कर दिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ नहीं होगी। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, पहले से हमें कोर्स प्लानर मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग टेस्ट टाइम पे होगा और अप टू द मार्क टेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी या बहुत टफ, जैसे लोकल कॉलेजेस में ये भी होता है, लोकल इंस्टीट्यूट में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे वीक हैं, उनको खुश रखने के लिए वो बहुत इजी इजी टेस्ट लेने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बच्चे का रैंक आने वाला है, जो हार्ड वर्किंग बच्चा है, ये ठीक है, उसको भी अपने लेवल का पता नहीं लग पाता है एग्जैक्टली कि मैं कहाँ पे हूँ। हो सकता है उसका वहाँ पे मार्क्स बहुत अच्छा रहा, वो खुश रहे कि मैं तो मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, बट एक्चुअल में उस पेपर का लेवल ही वो ना हो। तो बेंचमार्किंग वगैरह यहाँ पे यू विल गेट द बेस्ट। गोइंग टू स्टडी सेंटर प्लेसेस का मतलब ये कि अगर मान लिया कोई बच्चा पढ़ने के लिए कोटा जाता है अपने शहर से बाहर, तो उसके अपने न्यूएंसेस हैं कि वहाँ पे खाने का इंतजाम करना, लैंडलॉर्ड के साथ डील करना, इंस्टीट्यूट आने जाने का, और भी 50 तरह के डिस्ट्रैक्शंस हो गए। बच्चा अगर घर में पढ़ रहा है तो वो सारा टाइम इज सेव्ड, बिकॉज जैसा मैंने बोला कि प्रिपरेशन इज़ वेरी एग्जॉस्टिव, बच्चे का ब्रेन पे बहुत ज़्यादा लोड रहता है। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं कि लैंडलॉर्ड ने कुछ बोल दिया, दूर से बैठ के तो हमें लगता है इसमें क्या बड़ी बात है, बट वो बच्चा इतना लोडेड रहता है ब्रेन पे प्रिपरेशन के लोड की वजह से कि उसे छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लगती है। फिर ऐसे केस में हम उल्टी सीधी चीज़ें भी सुनते हैं कि बच्चे ने बहुत एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया, उस तरह की चीज़ें भी होती हैं। अनसर्टेनिटी इन फैकल्टी का मतलब क्या है कि मान लिया अपने घर से हम बहुत दूर गए, या फिर अपने लोकल कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हमने लाखों की फीस भी दी, फिर भी हमें नहीं पता कि हमें कौन पढ़ाने वाला है। दैट इज़ ए ब्लैक बॉक्स। वी नेवर नो कि उन टीचर की मतलब कितनी क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना हमारे साथ जेल करेंगे। तो ये तो प्रिपरेशन कम एक जुआ हो गया कि अगर सब कुछ बाई चांस सही रहा, सही स्टार्ट हुआ और लास्ट तक सही रहा, कि बीच में कुछ फैकल्टी का साथ मूवमेंट ना हो जाए या फिर फैकल्टी चेंज ना हो जाए, हमारा बैच चेंज ना हो जाए, 50 तरह की अनसर्टेनिटीज़ हैं। अगर वो सब सही हुआ तभी हमारी रैंक हमारे पोटेंशियल के हिसाब से आएगी, अदरवाइज देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चन मार्क्स। फिर टेंडर एज डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये कि अगर बच्चा दूर पढ़ने जा रहा है तो उसमें और भी तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत तरह के टाइम वेस्टेज हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, और भी तरह की चीज़ें हो सकती है कि बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा हो, क्योंकि जब स्टडी का लोड आता है तो कुछ बच्चे फिर और कहीं सोलेस ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये ठीक है, एंड दैट कुड बी कि मूवी देख रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग, और भी 50 तरह की चीज़ें इस एज में जो भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। बच्चा अगर घर पे है तो कम से कम ये सारी चीज़ें तो उसकी कट ऑफ रहेंगी, तो उसका 100% जो फोकस है वो पढ़ाई की तरफ ही रहेगा, तो डेफिनेटली उसका रैंक बेटर आएगा। एंड लास्ट में डिसिप्लिन हो गया। घर में अगर एक वॉच है तो डेफिनेटली बच्चे को एक ये तो लगता है कि मेरे को पढ़ना चाहिए, वरना ऊपर से ये इस तरह की वॉच है। जब बच्चा बाहर जाता है, 90 से आई हैव टॉट इन कोटा फॉर ए डिकेड, तो 99.9999% ऑफ पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे को तो अपने बच्चे पे पूरा यकीन है, और वो ऐसा है ही नहीं, मैंने बचपन से ऐसा देखा। सभी बच्चों के साथ ऐसे होता है क्योंकि सारे लगभग टॉपर्स ही होते हैं, तो सारे बच्चे लगभग 10 तक ऐसे ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं। बट फिर भी उस जैसी जगह पे, मतलब कोटा, इट कुड भी पटना, इट कुड भी दिल्ली, हर जगह की बात है, तो कोटा तो मैंने पढ़ा है इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बट इन एक्चुअल यू विल डेफिनेटली फाइंड कि 30-40% ऑफ द स्टूडेंट बिल्कुल ट्रैक से हट चुके हैं। ये भी वही बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को 100% कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर। तो इस तरह की जो एज है जिसमें इस तरह के डिस्ट्रैक्शन है, वो तो वहाँ पे होगा ही होगा, मतलब इनडिसिप्लिन होगा ही होगा। अगर एक वॉच रहे तो भले ही, मतलब घर पे ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है या फिर वो इस फील्ड से नहीं, उनको कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है, ठीक है, फिर भी अगर एक ऊपर वॉच रहती है कि और बच्चों को लगता है कि जैसे मतलब सेल्फ करेक्टिंग मोड जैसी चीज होती है, बच्चे को लगता है कि नहीं मेरे को पढ़ना चाहिए, ये ठीक है, एक डेफिनेटली घर पे मॉरल सपोर्ट रहता है, क्योंकि जो प्रिपरेशन है वो एग्जॉस्टिव है, उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें प्रिपरेशन आएगी, बच्चे को बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होंगे। तो उस टाइम पे अगर घर पे बात करने वाला, कंधे पे हाथ रखने वाले पेरेंट्स में से कुछ होता है तो बच्चा उसके थ्रू निकल जाता है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। जब बच्चा दूर बैठा होता है तो भी पेरेंट्स बोलते हैं हम फ़ोन पे बात कर लेते हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बच्चे फ़ोन पे सारी बातें नहीं बता पाते, मतलब बहुत सारी बातें तो जब आप फेस टू फेस बात करते हो तभी आपको समझ आती है, क्योंकि बच्चे के ऊपर
जो बच्चा यूजली इंटेलिजेंट होता है या फिर जो उसने बच्चे ने अभी तक एकेडमिकली अच्छा कर रखा होता है वो बहुत सेंसिटिव भी होता है। फिर जब वो बाहर बैठा होता है, मोस्ट ऑफ द बच्चे मिडिल क्लास के होते हैं, उनको फिर ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स को इतनी आशा थी, इतना पैसा खर्च हो गया, अब इनको मैं बोल दूं कि सब कुछ सही नहीं चल रहा, तो फिर इनको कैसा लगेगा, मेरा मूड तो खराब ही है, इनका मूड भी खराब कर। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं 50 तरह की, दैट इज डेफिनेटली देयर। तो इवन इफ दे हैव ए पोटेंशियल, बट इस तरह की जो चीज़ें थी कि राइट टाइम पे उनको मॉरल सपोर्ट नहीं मिला, तो बच्चा ट्रैक से हट गया या वो डिप्रेस हो गया, डिप्रेशन में चला, इस तरह की चीज़ें होती हैं घर के इन्वायरमेंट में। दीज थिंग्स आर ए बिग बोनस। ठीक है, तो दैट्स इट। आई होप कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं 2027 की, उन्होंने ये पूरा वीडियो इन्जॉय किया होगा एंड इट वुड बी हेल्पफुल। और अगर किसी भी बच्चे का मान लिया 2-4 घंटे भी हमने या फिर 1-2 महीना भी जो उनका वेस्ट होने वाला था वो हमने बचा लिया, तो आई विल थिंक दिस वीडियो वॉज यूजफुल। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, तो आप इसके कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो इसमें कवर नहीं हुआ होगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल से कीप वर्किंग हार्ड। शायद इस वीडियो की टोन से काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है इट इज़ इम्पॉसिबल, बट ऐसा नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे डेफिनेटली वो भी दोज स्टूडेंट्स विल बी अमंग यू ओनली, मतलब आप में से ही वो आएंगे, आप ही के एज ग्रुप के बच्चे होंगे। बट टफ इसलिए है डेफिनेटली कि जो सक्सेस परसेंटेज है दैट इज़ वेरी स्मॉल। तो उसमें से जो मेजर बच्चा है उसको तो अलग कर ही दिया जाएगा जो अनसक्सेसफुल होगा। अगर हमें ये पता है कि ये आगे गलतियां हो सकती हैं मेरे से, ये पिटफॉल हो सकते हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती हैं, अगर आपको बिफोर हैंड पता है तो डेफिनेटली आप उससे बेटर तरीके से टैकल कर सकते हो। आपको कम टेंशन होगी ब्रेन वाइज, ब्रेन पे कम लोड आएगा एंड सक्सेसफुली आप हो सकता है अपनी प्रिपरेशन के बिल्कुल अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाएं। तो इसी शुभकामना के साथ आई विल से ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड।